गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चरक संहिता। तो चरक संहिता का भी जब भी हम कोई भी नया संहिता स्टार्ट करेंगे तो पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि चरक संहिता के मतलब मूल उपदेष्टा कौन थे, तंत्रकर्ता कौन थे, प्रतिसंस्करण किन्होंने किया, टीकाकार कौन है करके उन्होंने कौन सी टीका लिखी और उस ग्रंथ का वैशिष्ट्य क्या है। तो ये सब इतिहास का क्वेश्चन है ना। भले ही चरक संहिता से रिलेटेड है, बट अगर हम पीजी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये जो टीकाकार और फिर मतलब तंत्रकर्ता वगैरह ये सब इतिहास के क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है इतिहास के बेसिस के ऊपर, है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक, नो डाउट, है ना। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चरक संहिता का इंट्रोडक्शन। वी ऑल नो कि मूल उपदेष्टा कौन थे, कि उपदेश किन्होंने किया था। तो आत्रेय पुनर्वसु ने किया था। अब आत्रेय पुनर्वसु ने उपदेश किया तो उनके 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शार्पानी। तो इन्होंने तंत्र की रचना की, संहिता की रचना नहीं की। तो आत्रेय पुनर्वसु के जो शिष्य थे अग्निवेश, उन्होंने तंत्र की रचना की, है ना। तो यहाँ पर चरक संहिता जो नाम है ये बाद में आया। कब? जब ये अग्निवेश ने तंत्र लिखा था तो उसका रिवीजन किया और एडिटिंग किया। ये किसने किया? तो आचार्य चरक ने किया। आचार्य चरक ने मूल तंत्र नहीं लिखा था। चरक संहिता बोलते हैं उसे। अग्निवेश तंत्र की जो रिवाइज है, अब जब हम कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह भी लेते हैं तो देखते हैं हर 1-2 साल में उसमें एडिटिंग होती है, रिवीजन वगैरह होता है। तो मतलब काल अनुरूप में जो उसमें चेंजेस वगैरह होते हैं वो लाया जाता है ना। अब फॉर एग्जांपल 1000 बीसी में मतलब अग्निवेश तंत्र की रचना की गई थी। तो उसके बाद नियर अबाउट 800 साल बाद चरक ने उसका प्रति संस्करण किया और उसका मतलब क्या, संस्करण की रिवाइज किया और एडिटिंग किया, कि जो भी मतलब काल अनुसार चेंजेस थे, जो भी चीजें लुप्त वगैरह हो गई थी, तो वो सब उन्होंने एडिट किया है। तो चरक क्या है, इनके संस्कर्ता भी है, प्रति संस्कर्ता भी है। अब एक मेजर डाउट, बहुत सारे बुक में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तंत्रकर्ता और संस्कर्ता अग्निवेश है। ये गलत बात है। सीधा सीधा अपने को चरक में रेफरेंस मिलता है। चरक सिद्धि 12 में, चरक सिद्धि 12 जो मतलब चरक संहिता का सबसे लास्ट चैप्टर है, तो वहां पर मिलता है कि मतलब इस तंत्र का संस्करण किसने किया है, संस्कर्ता कौन है, तो चरक है। तो ये बात ध्यान में रखना, है ना। तो ये संस्कर्ता प्रति संस्कर्ता ये दोनों कौन है, चरक है। भाष्यकार की भी अगर बात आई कि भाष्यकार कौन है चरक संहिता के, या तो फिर तो आप यहाँ पर कौन बोलोगे, तो आचार्य चरक करके बोलोगे, है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखो, आचार्य चरक, संस्कर्ता, प्रति संस्कर्ता और भाष्यकार ये सभी कौन है, तो आचार्य चरक है। अगर प्रथम प्रति संस्कर्ता भी पूछ लिया तो वहां पर भी आप बोलोगे आचार्य चरक। प्रथम प्रति संस्कर्ता मतलब फर्स्ट टाइम किसने मतलब इसको रिवाइज किया था, है ना। तो ये कौन थे, तो आचार्य चरक थे। अब उसके बाद क्या हुआ, आचार्य चरक ने 120 के 120 चैप्टर्स को रिवाइज और एडिटिंग वगैरह किया था। अब उसके बाद समय के अनुसार यहाँ पर 41 चैप्टर्स लुप्त हो गए, है ना। अब ये 41 चैप्टर्स जो लुप्त हो गए उनका पूर्ण करना था। तो ये पूर्ण किसने किया, तो दृढ़बल ने किया, है ना। अभी के टाइम जैसे नहीं है ना कि अपने पास पीडीएफ भी अवेलेबल है और प्रिंटेड बुक्स भी है। पहले भोज पत्र पर लिखा जाता था, और भोजपत्र की मतलब शेल्फ लाइफ कितनी होती थी, तो 300 350 साल होती थी। तो उसके पेजेस वगैरह गायब हो गए, चैप्टर्स वगैरह गायब हो गए, किसी ने जला दिया, कुछ कर दिया, है ना। तो वहां पर 41 चैप्टर्स गायब हो गए थे। ये 41 चैप्टर्स का संपूर्ण किसने किया, तो दृढ़बल ने किया। तो इसके लिए दृढ़बल को संपूर्ण करता तो बोलते हैं, साथ साथ में द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता भी बोलते हैं। ठीक है। तो चरक संहिता जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर पहले हम अग्निवेश तंत्र देखेंगे। अग्निवेश तंत्र के मूल उपदेष्टा कौन थे, उपदेश किन्होंने दिया था, तो आत्रेय पुनर्वसु ने दिया था। आत्रेय पुनर्वसु के उपदेश के अनुसार अग्निवेश ने तंत्र की रचना की, है ना। अब ये तंत्र में जो भी काल अनुरूप चेंजेस वगैरह करने थे, इनका रिवीजन और एडिटिंग वगैरह करना था, ये सर्वप्रथम किसने किया, तो आचार्य चरक ने किया। तो इसलिए चरक को संस्कर्ता, प्रथम प्रति संस्कर्ता और भाष्यकार भी कहा जाता है, जिनका काल था 2200 बीसी, है ना। और फिर बाद में कुछ समय अनुसार तो वहां पर 41 चैप्टर्स लुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे। इनका संपूर्ण किसने किया, तो दृढ़बल ने किया। तो दृढ़बल को संपूर्ण करता तो बोलते हैं, साथ साथ में द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता भी बोलते हैं। ओके। अब सीधी बात है, गुरु और शिष्य का काल सेम होगा, है ना। कि जो आत्रेय पुनर्वसु का काल है वही अग्निवेश का काल होगा, क्योंकि आत्रेय पुनर्वसु उपदेश दे रहे थे और अग्निवेश लिख रहे थे वहां पर। तो दोनों का काल क्या है, 1000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट की बात चल रही है, 1000 बीसी। ओके। उसके बाद 200 बीसी, सेकेंड सेंचुरी बीसी। एग्जाम में क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, कभी कभी आ जाता है कि आचार्य चरक का काल क्या है, सेकेंड बीसी
या सेकंड सेंचुरी बीसी, दे आर नॉट वन एंड द सेम, वी नो, है ना। सेकंड बीसी मतलब 2 साल बिफोर क्राइस्ट, सेकंड सेंचुरी बीसी मतलब 200 साल बिफोर क्राइस्ट वी कैन से, है ना। तो 200 बीसी इज राइट आंसर, सेकंड सेंचुरी इज द राइट आंसर बीसी, बट सेकंड बीसी इज नॉट द राइट आंसर। ये बात ध्यान में रखना, जल्दबाजी में कभी भी गलती नहीं करना है। कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है भाई इसका आंसर क्या है करके, वो क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं करना होता है। जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, जितना आप सही से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करोगे और बार बार क्वेश्चंस को रीड करोगे, ऑप्शंस को रीड करोगे, उतनी गलती कम होगी। भले ही पहला ही ऑप्शन अगर आपको राइट लग रहा है, बट आप पहले ही ऑप्शन को राइट लगाकर टिक करके आ नहीं जाओगे। आप आगे के सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शंस भी पढ़ोगे, क्वेश्चंस भी ढंग से पढ़ोगे। आप 100% श्योर हो कि भाई ए ऑप्शन ही राइट है, बट फिर भी आपको बी सी डी एक बार पढ़ लेना है, क्वेश्चंस भी पढ़ लेना कि भाई हाँ पूछा है नहीं पूछा है। ये बात को जितना आप पहले सही आदत में रखोगे, उतनी इंटर्नशिप में कम गलती होगी, है ना। जब आप मतलब मेजर तैयारी करोगे, अभी से हम सोचेंगे भाई अभी से हम मेजर तैयारी करें, हम अपने दिमाग में ये नहीं होगा कि भाई इंटर्नशिप चल रहा है 1 साल बाकी है तभी अपनी मेन तैयारी होगी। अभी से अपनी मेन तैयारी ये सोच लो, तो उसी के अनुसार क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं कि क्वेश्चंस को ढंग से रीड करो 2 बार, और ऑप्शंस भले ही ए ऑप्शन राइट लग रहा है, बी सी डी भी आप ठीक तरह से देखोगे, है ना। तो आचार्य चरक का काल क्या था, 200 बीसी, और उसके बाद जो दृढ़ बल आए थे वो 400 एडी, है ना, फोर्थ सेंचुरी एडी या 400 एडी करके हम बोल सकते हैं। एनो डोमिनी, है ना, आजकल यूज होता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। तो अगर कभी 400 एडी के बदले 400 सीई भी लिख दिया तो वन एंड द सेम, है ना। एनो डोमिनी आफ्टर डेथ करके भी हम बोल देते हैं, नो डाउट आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, बट दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट वर्ड, एनो डोमिनी इज द एग्जैक्ट वर्ड। या फिर मतलब हम यूज करेंगे सीई, जो आजकल यूज होता है कॉमन एरा, जो भी चल रहा है अपना 2025 कॉमन एरा चल रहा है। ओके, तो मूल उपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु, तंत्रकर्ता अग्निवेश, संस्कर्ता प्रथम प्रति संस्कर्ता और भाष्यकार एक ही है आचार्य चरक, द्वितीय प्रति संस्कर्ता है, संपूर्ण कर्ता कौन है, तो दृढ़ बल है। ओके, अब जो ये 1000 बीसी वाला काल था, ये उपनिषद का समय था, तो इसके लिए उपनिषद काल भी बोला जाता है इससे, ठीक है। 200 बीसी के आसपास का जो काल था वो मौर्य शुंग काल था। अब यहाँ पर आप बोलोगे 200 बीसी काल है या मौर्य शुंग काल है, 200 बीसी यहाँ पर हम ईयर्स में देख रहे हैं, मौर्य शुंग काल यहाँ पर हम वंश वगैरह देख रहे हैं, हम देखते हैं ना कोई डिनास्टी कोई एम्पायर वगैरह वहां पर चल रहे हैं, वो वाले टाइप की बात है ना। तो ये मौर्य शुंग काल था। और जो संपूर्ण करता दृढ़ बल का जो काल था 400 एडी, ये गुप्त काल था, है ना। तो यहाँ पर गुप्त एम्पायर वगैरह थे, उनका समय था ये। तो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उपनिषद काल, मौर्य शुंग काल, गुप्त काल, आप याद रखो 1000 बीसी, 200 बीसी, 400 एडी, ये याद रखो तो भी काम चल जाएगा अपना। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं चरक संहिता में एक पुनर्वसु आत्रेय तो है, बट पूरे चरक संहिता में अपने को 3 आत्रेय के नाम मिलते हैं, है ना। कोई कोई लोग बोलते हैं ये सेम है, कोई बोलते हैं अलग है, दैट डजंट मैटर पीजी में, है ना। पीजी में अपने को ये याद रखना है भाई कितने आत्रेय का वर्णन है और कहाँ पर रेफरेंस आ रहे हैं। एक तो अपने पुनर्वसु आत्रेय, जिनका पूरे चरक में मतलब रेफरेंस आएगा, सीधी बात है, वो मूल उपदेष्टा थे। अग्निवेश उनसे क्वेश्चंस करते रहते थे और पुनर्वसु आत्रेय उनके आंसर्स देते रहते थे। तो सीधी बात है 120 चैप्टर्स में अपने को पुनर्वसु आत्रेय का बार बार रेफरेंस आएगा। तो पुनर्वसु आत्रेय बस मूल उपदेष्टा, है ना, ये तो है। फिर एक कृष्ण आत्रेय आएंगे चरक सूत्र 11 में, चरक सूत्र 11 का नाम क्या है बता दो भाई। त्रिशेषणी तीसरेशनी अध्याय, जहाँ पर 3 ऐष्णा के बारे में वर्णन किया गया है, प्राणेष्णा, धनेष्णा, आगे कंप्लीट करो, परलोकेष्णा परलोकेष्णा, है ना, परलोकेष्णा। तो चरक सूत्र 11 दैट इज 33 अध्याय में अष्टत्रिक का वर्णन है ना। प्राणेष्णा, धनेष्णा, परलोकेष्णा तो बताए, आगे तीन तीन के और मतलब कॉम्बिनेशंस वगैरह बताए गए, है ना। तो और कितने कॉम्बिनेशंस बताए, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बताए। तो ये बोला जाता है ये तीन तीन के जो 8 कॉम्बिनेशंस बताए गए, ये किन्होंने बताया, तो कृष्ण आत्रेय ने बताया हुआ है। ओके, तो कभी आगे भाई कृष्ण आत्रेय का वर्णन किधर आएगा, तो आप बोलोगे अष्टत्रिक के वर्णन में आता है कि अष्टत्रिक का वर्णन किसने किया था, तो कृष्ण आत्रेय ने किया था। और कहाँ पर आते हैं कृष्ण आत्रेय, तो अलग अलग कल्प आते हैं जब चिकित्सा स्थान पे, तो वहां पर भी आता है कि कृष्ण आत्रेय ने एक कल्प बताया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नवायश चूर्ण, है ना। नवायश चूर्ण का जब रेफरेंस आता है कि नवायश चूर्ण का वर्णन किसने किया है, तो वहां पर भी आता है कृष्ण आत्रेय। एनीवन नवायश चूर्ण का मेरे को रेफरेंस बताओ, कौन से इसमें आएगा, रोग अधिकार में आएगा, पांडव में पांडु में आएगा, है ना। आचार्य चरक चिकित्सा स्थान के 16वां अध्याय दैट इज पांडु चिकित्सा में, है ना। कभी भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ,
उसके लिए एक नोटबुक बना के रखो और साइड साइड में लिखते जाओ। ओके, ये मत सोचो सेकंड प्रॉफ का और थर्ड प्रॉफ का, डजंट मैटर, लिखते जाओ जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए। ओके, तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय में, पांडु चिकित्सा अध्याय में ये बताया कि नवाश चूर्ण किसने बताया, तो कृष्ण आत्रेय ने बताया। अब नवाश चूर्ण आचार्य चरक ने तो पांडु में बताया, आचार्य सुश्रुत बताओ नवाश लोह किधर बताते हैं? बात्रक में। नहीं, मेन रोग अधिकार प्रमेह पीड़िका में बताते हैं, है ना। आचार्य सुश्रुत के अनुसार नवाश लोह का रोग अधिकार क्या है? प्रमेह पीड़िका। आचार्य काश्यप के अनुसार, शोध। या वेरी गुड, शोध में बताते हैं आचार्य काश्यप, है ना। लिख के रखो कि नवाश चूर्ण का चरक के अनुसार रोग अधिकार क्या है, तो पांडु। सुश्रुत के अनुसार रोग अधिकार क्या है, तो प्रमेह पीड़िका। और काश्यप के अनुसार रोग अधिकार क्या है, तो शोध है। ये सब बातें साइड में लिख के रखो, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं भिक्षु आत्रेय। अब भिक्षु आत्रेय का वर्णन किधर आता है, तो चरक सूत्र स्थान 25वें अध्याय में आता है। एनीवन, नाम क्या है चरक सूत्र 25 का? यज्ञ पुरुषोत्तम है। या ये जब यज्ञ प्रश्न होते हैं। पुरुष अध्याय। यज्ञ पुरुष अध्याय में संभाषा परिषद का वर्णन है। एनीवन, किसके बारे में संभाषा परिषद का वर्णन है? राशि 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 पुरुष पुरुष। और रोग की उत्पत्ति में कारण, है ना। राशि पुरुष एवं रोग की उत्पत्ति में क्या सेम कारण है और कौन से कारण है, इसके बारे में संभाषा परिषद चला था चरक सूत्र 25वें अध्याय में, जो हम देखते हैं यज्ञ पुरुष अध्याय में। याद रखो, आज चरक संहिता में कुल कितने संभाषा परिषद है, तो 7 संभाषा परिषद है। सूत्र स्थान में 4 आएंगे, है ना। फिर बाद में अपने शारी स्थान में 2 आएंगे और सिद्धि स्थान में 1 आएगा वहां पर, ऐसे टोटल 7 संभाषा परिषद है। तो सूत्र स्थान का जो थर्ड संभाषा परिषद हम देखते हैं, दैट इज यज्ञ पुरुष अध्याय में, वहां पर संभाषा परिषद की बैठी है कि राशि पुरुष एवं रोग के कारण क्या समान है और कौन से है करके, है ना। तो वहां पर हम देखते हैं सभी आचार्य अपना अपना मत दे रहे हैं। अब संभाषा परिषद है तो सीधी बात है, इट्स अ ग्रुप डिस्कशन की बात चल रही है, जहां पर सब लोग अपना मत देंगे। तो वहां पर एक भिक्षु आत्रेय थे, वो बोलते हैं कालवाद, है ना, कि काल के अनुसार ही मतलब राशि पुरुष की उत्पत्ति हुई है और काल के अनुसार ही रोग की उत्पत्ति हुई है करके। तो ये कालवाद किसने दिया हुआ है, इनका मत था, ये थियरी था, है ना। भिक्षु आत्रेय ने थियरी दिया कालवाद, जिन्होंने बोला कि राशि पुरुष एवं रोग की उत्पत्ति का कारण क्या, तो काल है करके। अब याद कैसे रखेंगे, भिक्षु, भिक्षु मतलब क्या, जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं। अब भिक्षा मांगने वाले बेचारे दिन भर मतलब धूप धूप में घूम रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से कैसे हो जाएंगे, तो ये काले हो जाएंगे। तो ऐसे याद रखो कि भिक्षु आत्रेय का कौन सा मत है, राशि पुरुष एवं रोग की उत्पत्ति के कारण में, तो उनका कौन सा है, तो कालवाद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चरक संहिता में कुल 3 आत्रेय अपने को मिलेंगे। एक तो पुनर्वसु आत्रेय जो मूल उपदेष्टा है, दूसरे कृष्ण आत्रेय जिनका वर्णन आता है चरक सूत्र 11वें अध्याय में, तो आता ही है 30 अध्याय, जहां पर बोलते हैं अष्टत्रिक का इन्होंने वर्णन किया है। साथ साथ में हम आगे जाके चिकित्सा स्थान में भी बार बार रेफरेंस देखते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि चरक चिकित्सा 16 पांडु चिकित्सा अध्याय में वर्णन आता है कि नवाश चूर्ण किन्होंने बताया, तो कृष्ण आत्रेय ने बताया। ओके, तो नवाश चूर्ण का रोग अधिकार चरक के अनुसार पांडु, सुश्रुत के अनुसार प्रमेह पीड़िका और काश्यप के अनुसार क्या है, तो शोध है, ठीक है। अब हम एक एक आत्रेय के बारे में देखेंगे। कृष्ण आत्रेय, भिक्षु आत्रेय भी ऑलरेडी सॉ। पुनर्वसु आत्रेय, कि पुनर्वसु आत्रेय के पिता और गुरु का नाम क्या था, तो अत्रि। अत्रि नाम से ही उनको आत्रेय नाम मिला है। तो अत्रि के ये पुत्र थे एवं अत्रि के शिष्य थे, कौन, पुनर्वसु आत्रेय। तो डेफिनेटली पुनर्वसु के आत्रेय के पिता कौन हो गए और गुरु कौन हो गए, तो अत्रि हो गए। वही उनके डैड भी थे और वही उनके क्या थे, तो टीचर भी थे, गुरु भी थे, है ना। तो जैसे हम देख रहे हैं पुनर्वसु आत्रेय के तो भाई 6 शिष्य थे, बट पुनर्वसु आत्रेय के गुरु भी थे कोई, है ना। तो कौन गुरु थे, तो उनके जो पिताजी थे वो ही गुरु थे। तो ये कौन थे, तो अत्रि थे, है ना। तो पुनर्वसु आत्रेय के पिता एवं गुरु का नाम क्या है, तो अत्रि है। अब पुनर्वसु आत्रेय के माता का नाम क्या है, चंद्रभागा, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जगह रेफरेंस मिलता है चंद्रभागिना, है ना। चंद्रभागिना किसे कहा जाता है, कभी पूछ लिया तो अब बोले कि आत्रेय पुनर्वसु को कहा जाता है। आजकल के टाइम पे इतना कॉमन बात नहीं है, वन ऑफ द स्टेट केरला को छोड़कर। पहले के टाइम पे मतलब उनकी माता के नाम से भी मतलब नाम दिया जाता था, है ना। तो वैसे ही आत्रेय पुनर्वसु का नाम क्या है, एक चंद्रभागिना। क्यों, क्योंकि उनकी माता का नाम क्या था, चंद्रभागा था। ओके, तो ऐसे तो नहीं आएगा कभी कि माता का नाम क्या था करके, बट ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि चंद्रभागिना किसका विशेषण है या किसको बोला जाता था, तो आप बोलेंगे आत्रेय पुनर्वसु को बोला जाता है। ओके,
उसके बाद हम देख रहे हैं चरक। अब चरक विशुद्ध के पुत्र थे और वैशंपायन के शिष्य थे। ये बात कभी भी ध्यान में रखना। जो अग्निवेश थे वो आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य थे। अग्निवेश और चरक कोई सेव नहीं थे, है ना। आत्रेय पुनर्वसु ने उपदेश किया। पहले क्या, पहले किसी ने लिखा नहीं रहता था, पहला पहले मतलब जो भी बोलते थे वही सुन लिया, वही याद कर लिया। आगे जनरेशन बाय जनरेशन ऐसे चलते जा रही है। तो पहली बार जब तंत्र की रचना चली तो आत्रेय पुनर्वसु वह उपदेश था, उपदेश करने वाले थे। और उनके जो 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शारपानी, ये सब इन्होंने अपने अपनी तंत्र की रचना की, है ना। अब इसका जो प्रथम प्रति संस्कर्ता थे या संस्कर्ता थे, भाष्यकार थे, चरक थे, इनके भी कोई गुरु हो गए। तो इनके गुरु का नाम क्या था? तो वैशंपायन, याद रखो। अग्निवेश के गुरु का नाम आत्रेय पुनर्वसु और चरक के गुरु का नाम क्या है? वैशंपायन। और इनके पिता का नाम क्या था चरक के? तो विशुद्ध था। अब आचार्य चरक कपिस्थल नाम का एक गांव था, वहां के रहने वाले थे। तो इसके लिए चरक को कपिस्थल चरक भी बोला जाता है ना। तो ये पूछ लिया ऐसे इतिहास में, कभी कभी मेडिकल ऑफिसर में और ऐसे सब पेपर में आ जाते थे ऐसे क्वेश्चन। AIPGT में से नहीं आते, बट स्टिल हम खाली AIPGT की तैयारी नहीं कर रहे। हम मतलब मेडिकल ऑफिसर वगैरह भी पोस्ट निकलेंगे स्टेट गवर्नमेंट के, उसकी भी तैयारी चल रही है ना। तो कपिस्थल चरक क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि ये कपिस्थल जो गांव था वहां के निवासी थे। ये कनिष्क राजा के राज वैद्य थे। ओके। अब जाके हम शाम को जब शुश्रु संहिता का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो वहां पर अलग अलग नागार्जुन आएंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय नागार्जुन वगैरह हम देखेंगे, है ना। तो वहां पर भी हम देखेंगे प्रथम नागार्जुन को भी कनिष्क राजा का राज वैद्य माना जाता है। ओके। तो इसके लिए कभी कभी कुछ लोग बोलते थे कि जो नागार्जुन थे वो ही चरक थे। अब देखो, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था ना कि अपनी पूरी बायोडाटा वहां पर लिखी हुई है कि हमारा जन्म क्या कब हुआ, हमने BMS कहाँ से किया, PG कहाँ से किया, कहाँ पर जॉब कर रहे हैं। आजकल के ऑथर के बारे में लिखा रहता है। पहले के ऑथर के बारे में ये सब इतना नहीं लिखते थे वो डिटेल में। तो उसके बारे में सर्च किया जाता था कि आगे पीछे या तब के इतिहासकारों ने क्या लिखा है करके। तो इसके लिए देर आर मल्टीपल कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह होती थी, है ना। तो चरक कनिष्क के राजवैद्य भी थे। बट ये भी ध्यान में रखना, प्रथम नागार्जुन जो है उनका भी एक रेफरेंस मिलता है कि वो भी कनिष्क के राजवैद्य थे, है ना। राजवैद्य के कोई तो 4 गुण सुना दो हैंड रेस करके। राजवैद्य किसे बोलते हैं हम? रेफरेंस आता है अपने संहिता में। हेतो लिंगे प्रशमने रोगानाम अपुनर्भवे, है ना। ज्ञानम चतुर्विधम यस्य स राजहरो भिषक्तमः। बोले राजवैद्य किसे बोलेंगे? जिसे 4 प्रकार का ज्ञान है। किसका? हेतु का, लिंग का, है ना, रोग के प्रशमन का और रोग के अपुनर्भव का, कि रोग उत्पन्न ना हो उसका। हेतु मतलब डिजीज का कॉज, लिंग मतलब डिजीज के लक्षण, है ना, प्रशमन की उसकी चिकित्सा करनी, है ना, अपुनर्भव, अपुनर्भव भी चिकित्सा का प्रकार है कि मतलब जिसे वो फिर से उत्पन्न ना हो। तो ये 4 ज्ञान जिसे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राजवैद्य बोलते हैं, है ना। तो वही पूछ लिया, राजवैद्य को कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? तो आप बोलेंगे 4। कौन से 4? हेतु का, लिंग का, रोग के प्रशमन का और रोग के अपुनर्भव का, कि रोग फिर से उत्पन्न ना हो। ये 4 ज्ञान जिसे होता है उसे हम क्या कहते हैं? राजवैद्य कहते हैं, है ना। तो कनिष्क के राजवैद्य का रेफरेंस एक चरक भी मिलता है, एक अपने प्रथम नागार्जुन का भी मिलता है। अब भाव प्रकाश, है ना। भाव प्रकाश, अब निघंटु सोचते हैं, बट भाव प्रकाश एक संहिता है। वो संहिता का एक छोटा सा भाग है जिसको हम एज अ भाव प्रकाश निघंटु करके यूज करते हैं, है ना। जिसमें द्रव्य गुण के बारे में वर्णन है। अब भाव प्रकाश के रचनाकार कौन थे? तो भाव मिश्र थे। ओके। भाव प्रकाश उनके ग्रंथ का नाम था, है ना। ऑथर कौन थे? भाव मिश्र थे। तो भाव प्रकाश ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो चरक है वो यायावर कोटि के ऋषि एवं शेष नाग के अवतार थे, है ना। तभी तो यहाँ पर मतलब और मतलब कंट्रोवर्सी होती है। नाग अर्जुन नाम ही है, नाग अर्जुन। प्रथम नाग अर्जुन भी कनिष्क के राजवैद्य थे। इवन भाव प्रकाश भी बोल रहे हैं ये शेष नाग के अवतार थे करके। और दूसरा क्या बोलते हैं? यायावर कोटि। अब यायावर कोटि मतलब, अब ऋषि कैसे होते थे? एक ऋषि होते थे जो मतलब जंगल जंगल में भटकते रहते थे। एक होते थे जब मतलब क्या ग्राम का निवास वगैरह करते थे, है ना, कि मतलब कहीं पर सोसाइटी वगैरह बिल्डअप कर ली, वहां पर रह लिए। तो फिर एक अपने को मिलता है कि भाई ग्राम्य जो निवास होता है वही सभी रोगों का मतलब मूल कारण वगैरह भी होता है। क्योंकि जब आप एक जगह रहने लगे तो वहां पर फार्मिंग वगैरह करने लगे, फिर बाद में अपने इसमें मतलब धन संग्रह वगैरह की मतलब ये सब आ गई, प्रवृत्ति वगैरह आ गई। तो वो सब रोग का कारण होते गए। पहले लोगों को इतनी पड़ी नहीं होती थी, गांव गांव भटक रहे, जो भी मतलब फल फ्रूट वगैरह मिल रहा है खा रहे हैं।
तो उन्होंने बोल दिया ये एक यायावर कोटि के ऋषि थे, कि मतलब जो जंगलों जंगलों में भटकते रहते थे ऐसे ऋषि थे। और दूसरा क्या बोलते हैं, ये शेष नाग के अवतार थे। ओके। एक रेफरेंस और भी मिलता है कि कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है, कि चरक कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, चरक एक ग्रुप का नाम है करके, है ना, एक कम्युनिटी का नाम है, जो कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है करके, है ना। तो ये भी एक रेफरेंस मिलता है कि कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा को भी चरक कहा जाता है। तो बोलते हैं चरक कोई एक इंडिविजुअल नहीं था, मल्टीपल लोग थे जिन्होंने अलग अलग टाइम पे इसमें मतलब क्या किया, एडिटिंग वगैरह किया। ऐसे भी रेफरेंस मिलते हैं, सुन लो खाली। ओके। तो चरक विशुद्ध के पुत्र वैशंपायन के शिष्य, ये फेमस मत है। कपिस्थल ग्राम के निवासी थे, तो इनको कपिस्थल चरक भी बोला जाता है। कनिष्क के राजवैद्य, चरक का भी रेफरेंस है, प्रथम नागार्जुन का भी रेफरेंस है। भाव प्रकाश बोलते हैं चरक यायावर कोटि के ऋषि थे और शेषनाग के अवतार थे। और एक रेफरेंस अपने को मिलता है कि कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा थी जिसको भी चरक बोला जाता है। ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं दृढ़ बल। अब दृढ़ बल का रेफरेंस अपने को चरक संहिता में मिल जाता है, या वहां ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। चरक सिद्धि 12वां अध्याय, जब चरक संहिता अपना खत्म हो रहा है, तो वहां पर दृढ़ बल के बारे में वर्णन है। ओके। कि दृढ़ बल के पिता का नाम क्या था, कपिल बल नाम है, ये दृढ़ बल कपिल बल, है ना। इनका निवास स्थान कि कहाँ के थे ये, तो पंचनदपुर के थे, जहाँ पर 5 नदी बह रही है, ऐसे जगह के थे, पंचनदपुर के थे दृढ़ बल। अब दृढ़ बल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, कि दृढ़ बल ने चरक संहिता के 120 अध्याय में से जो 41 अध्याय गायब हो गए थे, लुप्त हो गए थे, उनका संपूर्ण किया। तभी तो इनको संपूर्ण करता भी बोलते हैं और द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता भी बोलते हैं। ओके। अब इन्होंने जो संपूर्ण किया वो कैसे किया, ये आ जाता है। तो ये आता है शीलोच्छ वृत्ति से, है ना, ध्यान में रखना कि दृढ़ बल ने चरक संहिता का संपूर्ण कैसे किया, तो शीलोच्छ वृत्ति से किया। और नो, व्हाट इज शीलोच्छ वृत्ति से, तो जब भी आप मतलब धान वगैरह कट करोगे, हार्वेस्टिंग करोगे, तो चांसेस है कि उनके दाने वगैरह मतलब क्या करे, तो गिर जाए। तो आप तो ये नहीं सोचोगे ना यार दाने वगैरह थोड़े बहुत गिर गए छोड़ दो करके, आप क्या करोगे, उनको भी मतलब कलेक्ट करोगे। कैसे कलेक्ट करोगे, केवल दाने दाने आए, मिट्टी वगैरह ना आए करके, है ना। केवल आप क्या करोगे, सार भाग का कलेक्शन करोगे। तो वैसे ही दृढ़ बल ने भी क्या किया, जो 41 अध्याय गायब हो गए थे, तो 41 अध्याय को पूरा करने के लिए उन्होंने बाकी अलग अलग संहिता का अध्ययन किया, है ना। बाकी संहिता का अध्ययन करके उसमें से सार भाग, उसमें से जो भी मतलब अच्छी बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी, वो सब कलेक्ट करके उन्होंने चरक संहिता का संपूर्ण कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सार भाग को कलेक्ट किया। कैसे कलेक्ट किया, तो शीलोच वृत्ति से किया, ध्यान में रखना, है ना। जब भी आप मतलब धान के दाने वगैरह उठाओगे, तो आप खाली इंपॉर्टेंट चीजों को उठाओगे, जो भी कचरा विचरा नहीं उठाने वाले। तो वैसे ही दृढ़ बल ने भी जो 120 में से 41 अध्याय जो लुप्त हो गए थे, उनका संपूर्ण कैसे किया, शीलोच वृत्ति से संपूर्ण किया, है ना। कितने अध्याय का, 41 अध्याय का। तो ये 41 अध्याय गायब कौन से हो गए थे, अब दो तो बहुत सिंपल है। लास्ट के अपने दो स्थान, है ना, चरक संहिता में हम देखते हैं 8 स्थान है, सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि। अब कल्प स्थान में 12 अध्याय और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय, ये पूरे के पूरे गायब हो गए थे। तो डेफिनेटली दृढ़ बल ने 24 अध्याय का संपूर्ण तो किया। अब बचे कितने, 17 अध्याय बच गए। अब 17 अध्याय जो संपूर्ण किया इन्होंने, ये कौन से किए, चिकित्सा स्थान के जो गायब हो गए थे। अब ये कोई सीक्वेंस में नहीं थे। चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर्स है ना, 30 चैप्टर्स में से 17 गायब हो गए थे। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन से अध्याय का संपूर्ण दृढ़ बल ने किया, और या फिर इनमें से कौन से अध्याय का संपूर्ण दृढ़ बल ने नहीं किया, है ना। तो अपने को पता होना चाहिए भाई कौन से 17 चैप्टर्स है जो दृढ़ बल संपूर्ण कर रहे हैं। ओके। टोटल 41, जिसमें से कल्प के पूरे 12, सिद्धि के पूरे 12, और चिकित्सा स्थान के कितने, 17। तो ये चिकित्सा स्थान के 17 कैसे रट्टा मारेंगे, हम ये रट्टा मारेंगे भाई कौन से 13 उन्होंने नहीं किया, मतलब कौन से 13 पहले से अवेलेबल थे। तो ये छोड़कर बाकी के 17 जो है डेफिनेटली उन्होंने दृढ़ बल ने उसका संपूर्ण किया। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन से 13, तो पहले 8 अध्याय चिकित्सा स्थान के, इजी ना रट्टा मारना, पहले 8 अध्याय। जब भी आप मतलब सेकंड प्रॉफ में पढ़ते हो तो आपको एक एक अध्याय के नाम याद होते जाते हैं, वैसे थर्ड प्रॉफ में भी जब आप पढ़ोगे एक एक अध्याय का नाम याद होते जाएगा, है ना। चरक संहिता का पहला जो अध्याय है चिकित्सा स्थान का, वो है रसायन। ठीक है। दूसरा क्या है, वाजीकरण। आगे बोलते जाओ, कौन कौन से, बोलो। ज्वर चिकित्सा, ज्वर चिकित्सा, ज्वर, उसके बाद रक्त 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 पित्त, आगे,
गुल्म गुल्म, गुल प्रमेह, प्रमेय आगे बोलो। कुष्ठ, कुष्ठ राजक्षमा, राजक्षमा उन्माद। ठीक है, तो ये 8 अध्याय तो गायब नहीं हुए थे। ठीक है, बाकी अभी हम देख रहे हैं और 5 अध्याय जो गायब नहीं हुए थे। कौन से? तो हम नंबर पढ़ लेंगे। 14, 19, 21, 24, 25। ओके, 14th चैप्टर कौन सा है? अर्श, ये याद हो जाता है आगे जाकर, है ना। 19th चैप्टर कौन सा है? अतिसार। 21st चैप्टर कौन सा है? विसर्प। 24th कौन सा है? मदात्य। और 25th कौन सा है? द्विव्रण्य। ठीक है, तो ये 8 और ये 5 ऐसे हो गए 13। ये 13 पहले से अवेलेबल थे, 13 अवेलेबल थे, 17 गायब हो गए थे। तो 17 गायब कौन से हो गए? उन्माद हो गया, अपस्मार हो गए, शतशीन हो गए, शोथ हो गए, उदर रोग हो गए। 14 वाला अर्श तो है, 15 ग्रहणी गायब है। उसके बाद पांडु गायब, पांडु वाला गायब है, हिक्का श्वास गायब है, कास गायब है। तो जो गायब है वो रट्टा मारने से अच्छा आप ये याद कर लो कि 13 कौन से अवेलेबल थे। तो 13 जो अवेलेबल थे वो छोड़कर 17 गायब थे। तो 13 कौन से अवेलेबल थे? वो बहुत इजी है, क्योंकि पहले 8 चैप्टर्स तो अवेलेबल थे, है ना। पहले 8 कौन से? रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजयक्ष्मा। उसके बाद 5 कौन से? तो ये नंबर से याद रख लो। 14, 19, 21, 24, 25, है ना। आगे जाकर अपने को याद हो जाता है। 14 कौन सा है? अर्श। 19 कौन सा है? अतिसार। 21 कौन सा है? विसर्प। 24 कौन सा है? मदात्य। दारू पिया, दारू पी के आग भी गिर गया, गिर गया तो इंजरी हो गई, व्रण की उत्पत्ति हो गई। तभी आचार्य चरक ने भी मदात्य के बाद द्विव्रण्य रखा है। ये मैं अपना खुद का लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, ये चरक संहिता की सीक्वेंस का लॉजिक है कि मदात्य के बाद द्विव्रण्य किधर है। मदात्य दारू पिया हुआ है ना, ड्रंकन गेट है, कहीं पर भी गिर रहा है, पड़ रहा है, तो उसके बाद व्रण की उत्पत्ति हो गई। तो फिर आचार्य चरक ने द्विव्रण्य चिकित्सा का वर्णन किया वहां पर। ठीक है, तो ऐसे अपने को ध्यान में रखना है। दृढ़ बल ने 41 चैप्टर्स के अध्याय के संपूर्ण किया है, शीलोच वृत्ति से किया है, जिसमें कल्पस्थान के 12 थे, सिद्धि के 12 थे, चिकित्सा के 17 थे। अब चिकित्सा के 17 थे तो 13 कौन से पहले से थे वो हम याद कर लेंगे। तो पहले 8 प्रेजेंट थे, रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजयक्ष्मा। और 5 कौन से? 14, 19, 21, 24, 25 रैंडम है, बीच बीच के चैप्टर्स गायब हुए थे, एक साथ गायब नहीं हुए थे। ओके, तो ये तो अवेलेबल थे 14, 19, 21, 24, 25 और पहले 8। ओके, तो ये दृढ़ बल का काम है और यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से याद रखोगे। उसके बाद हम देख रहे हैं चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद का वर्णन है। ओके, तो सूत्र स्थान में अपने को 4 संभाषा परिषद मिलेंगे, शारीर में 2 मिलेगा और सिद्धि में 1 मिलेगा, है ना। तो सूत्र स्थान में 4 कौन से? एक तो अपने को पहले ही चैप्टर में मिलता है, दीर्घम जीवितीय अध्याय में। अब दीर्घम जीवितीय अध्याय में क्या वर्णन है? तो यहाँ पर आता है कि मतलब जो इह लोक में रहने वाले, एक हम यह लोग देखते हैं इस पृथ्वी की बात, और देखते हैं परलोक, है ना, जहाँ पर देवता वगैरह रहते हैं। तो यहाँ के लोग रोग से वगैरह पीड़ित हो गए थे, और फिर मतलब वो ऋषि मुनि वगैरह के पास गए कि भाई हम रोग से पीड़ित हो रहे, कोई चिकित्सा करो करके, है ना। तो वहां पर सभी ऋषि कनेक्ट हुए थे। तो डैट वाज अ संभाषा परिषद, जहाँ पर उनको क्या करना था। तो उन्होंने बोला भाई इस रोग से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो आयुर्वेद के द्वारा मिलेगी। तो अब आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो परलोक में था, इहलोक में नहीं था, है ना। अब परलोक में भी तब किसके पास था? तो वहां पर अपना सीक्वेंस चला था, वी नो, है ना, कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? दक्ष लिख रहा प्रजापति हूं, दक्ष प्रजापति, प्रजापति है ना। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? अश्विनी अश्विनी कुमार कुमार अश्विनी कुमार, है ना, अश्विनी कुमार। उसके बाद हम देखते हैं अश्विनी कुमार ने किसको दिया? इंद्र को दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंद्र इंद्र क्या परलोक में मतलब क्या है? तो वहां पर इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान था। अब इंद्र के पास जाना था, इंद्र के पास जाना तो परलोक में जाना है। अब परलोक तो हर कोई जा नहीं सकता, मरने के बाद आदमी चले जाता क्या, बट मरने के बाद चले गया तो फिर वापस से ज्ञान कैसे लेके आएगा ये लोग पर, इस पृथ्वी पर फिर से ज्ञान कैसे लेके आएगा? तो इसके लिए उन्होंने पूछा कि भाई कौन जा सकता है करके। तो वहां पर भारद्वाज है, वो सामने आए। भारद्वाज बोले मैं कैपेबल हूँ। क्यों कैपेबल हूँ? क्योंकि भारद्वाज का एक नाम है उग्र तपा, कि ये उग्र तपस्वी थे। तो जब उग्र तपस्वी थे तो उनके पास ऐसी पावर थी कि वो बिना मरे ही यह लोग से परलोक जा सकते हैं, और परलोक से ज्ञान लेकर वापस यह लोग आकर बाकी के जो ऋषि वगैरह उनको ज्ञान दे सकते हैं। तो इसके लिए भारद्वाज खुद सामने आए थे कि भाई मुझ में ये पावर है कि मैं बिना मरे ही परलोक जा सकता हूँ करके, है ना। तो भारद्वाज को उग्र तपा बोला जाता है। एक पर्याय याद रखो, है ना। भारद्वाज को उग्र तपा, पुनर्वसु आत्रे को हमने
क्या देख लिया, चंद्रभागिना। आगे जाकर हम इंद्र के भी बहुत सारे पर्याय देखेंगे, है ना, शरण्य, अमरेश्वर, बलहंतार, ऐसे भी देखेंगे। ओके, तो इंद्र के पास कौन गए थे, तो भारद्वाज गए थे। अब भारद्वाज फिर वापस आने के बाद उन्होंने क्या किया, बाकी के जो थे आत्रेय, पुनर्वसु आदि ऋषि को ज्ञान दिया, है ना, क्योंकि वहां पर संभाषा परिषद सब बैठी हुई है, बहुत लोग बैठे हैं, तो आत्रेय, पुनर्वसु आदि ऋषि को ज्ञान दिया। फिर ये सब जो भी थे आत्रेय, पुनर्वसु आदि ऋषि, अपने अपने शिष्य को इन्होंने ज्ञान दिया। तभी हम देखते हैं कि अग्निवेश तंत्र लिखा गया। आत्रेय, पुनर्वसु के 6 शिष्य थे, सभी को ज्ञान दिया, सबने अपने अपने तंत्र की रचना की। अब जो अग्निवेश थे वो सबसे होशियार थे, है ना, तो इन्होंने सर्वप्रथम ग्रंथ की रचना कर दी और अच्छे से की। ओके, तो दीर्घम जीवित अध्याय में हम आयुर्वेद अवतरण से रिलेटेड संभाषा परिषद देखते हैं। ओके, चरक सूत्र 1 में चरक सूत्र 12 विच इज वात कला अकलीय अध्याय, है ना। अब इसको रीड करने का दो तरीका है, वात कला अकलीय अध्याय या वात कला कलीय अध्याय, है ना। एक तो आप रीड करो कला कलीय, है ना, या फिर आप बोलते हो इसको कला अकला। ओके, जब आप कला कलीय अध्याय या कला कलीय अध्याय करके बोलोगे तो वहां पर आएगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार दोषों के बारे में, है ना, दोषों का सूक्ष्म विचार। जब आप कला अकला करके बोलोगे तो वहां पर आएगा दोषों के गुण और क्या, तो उनके दोष का वर्णन, कि मतलब प्राकृत अवस्था में रहेंगे तो क्या करेंगे, विकृत अवस्था में रहेंगे तो क्या करेंगे, इनका वर्णन, और डेफिनेटली दोनों के बारे में वहां पर वर्णन है। ओके, तो चक्रपाणी वहां पर बोलते हैं वात कला अकलीय अध्याय के दो मीनिंग निकल सकते हैं, एक तो कला कलीय की दोषों का सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार, और दूसरा कि कला अकला की वहां पर दोषों के गुण के बारे में, कि मतलब वो प्राकृत अवस्था में रहेंगे तो क्या कर्म करेंगे, और दोषों के विकृत अवस्था में होने पर क्या लक्षण होंगे, तो उसको कला अकला करके हम बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर किसके बारे में वर्णन है, दोष विनिष्ठयार्थ, कि जो त्रिदोष है उनके गुण धर्म है, नाम है ये वात कला अकलीय अध्याय। अब यहाँ पर केवल वात के बारे में नहीं है, वहां पर हम देखते हैं मरीचि जो आचार्य होते हैं पित्त के बारे में बताते हैं, काप्य जो होते हैं कफ के बारे में बताते हैं, है ना, वार्योविद जो होते हैं वात के बारे में बताते हैं। तो वहां पर भी संभाषा परिषद चल रही है, जहाँ पर दोषों के गुण धर्म के बारे में संभाषा परिषद है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगा अपने को, चरक सूत्र 12 में। चरक सूत्र 25 में अभी हमने देखा यज्ञ पुरुष अध्याय में राशि पुरुष एवं व्याधि के उत्पत्ति का कारण क्या है, क्या सेम कारण है, इसके बारे में हमने देखा था। वहां पर हमने एक मत भी याद रखा था, भिक्षु आत्रे का मत क्या था, भिक्षु आत्रे कौन सा मत मानते हैं, कालवाद। कालवा कालवाद। है ना, कालवाद मानते हैं, कि काल ही क्या है, राशि पुरुष की उत्पत्ति और व्याधि की उत्पत्ति का कारण है करके, सर्वप्रथम कारण है। ओके, तो यहाँ पर याद रखो चरक सूत्र 25 में यज्ञ पुरुष अध्याय में राशि पुरुष एवं व्याधि के उत्पत्ति के कारण के बारे में संभाषा परिषद चली थी। ओके, चरक सूत्र 26 में हम देखते हैं आत्रेय भद्र काप्य अध्याय, है ना, तो यहाँ पर सम्यक आहार रस विनिश्चयार्थ, है ना। अब ना टॉपिक का नाम याद रखो, सम्यक आहार रस विनिश्चयार्थ। यूजी वगैरह में हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं भाई चरक सूत्र 26 में क्या है, रस कितने प्रकार के, रस एक कितने किन्होंने माना है, दो किन्होंने माना है ना, भद्रकाप्य ने, फिर बाद में हम देखते हैं कि मतलब शाकुंतय ब्राह्मण, पूर्णाक्ष मौद्गल्य, हिरण्याक्ष, किन्होंने कितने कितने रस माने। बट जो श्लोक का वर्ड आता है वो आता है सम्यक आहार रस विनिश्चयार्थ। तो यहाँ पर एक्चुअली टीकाकार का एक मत आता है कि सम्यक आहार के बारे में और रस विनिश्चयार्थ, कि रस कितने हैं करके, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह। फाइनली वी ऑल नो कि आत्रेय पुनर्वसु यही बोलेंगे कि 6 रस है करके, बट सभी आचार्य का वहां पर मत लिया जाता है ना। तो यहाँ पर आप याद रखोगे आत्रेय भद्र काव्य अध्याय में सम्यक आहार रस विनिश्चयार्थ, वहां पर संभाषा परिषद बैठी हुई थी, जमा हुई थी, है ना। ये हो गए सूत्र स्थान के 4। फिर अपने को शादी स्थान में मिलता है एक तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय का नाम है खुड्डी का गर्भाव क्रांति। खुड्डी का मतलब होता है संक्षिप्त, शॉर्ट में, है ना, जहां पर गर्भाव क्रांति के बारे में वर्णन है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, गर्भ उत्पत्ति विचार, कि गर्भ की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, कि गर्भ उत्पादक भाव कौन से है। तो गर्भ उत्पादक भाव कितने बताओ पहले, छह। गर्भ 6, है 6। ना, 6। तो यहाँ पर गर्भ उत्पत्ति विचार, गर्भ उत्पत्ति की प्रक्रिया, इसके बारे में वर्णन चल रहा है। अब यहाँ पर दो आचार्य के बीच में चल रहा है ना, किसके बीच में, आत्रेय के बीच में और भारद्वाज के बीच में। याद रखना यहाँ पर चरक सूत्र 26 में आत्रेय भद्र काप्य अध्याय, बट यहाँ पर केवल आत्रेय भद्र काप्य नहीं है, बहुत सारे और भी है। ओके, चरक शारी 3 में केवल दो है, कौन, आत्रेय और भारद्वाज, है ना। आत्रेय ने बोला यहाँ पर
कि गर्भ उत्पादन भाव कितने हैं 6। तो भारद्वाज बोलते हैं भाई 6 नहीं है करके, ये 6 नहीं है। तो वो 6 को प्रूव करते हैं आत्रेय पुनर्वसु। इसी के बारे में पूरा चैप्टर है, जहाँ पर हम देखेंगे मातृज, पितृज, सातवज, सत्वज, रसज, आत्मज, है ना, ये सब भावों के बारे में वर्णन करते हैं। ओके, आत्रेय पुनर्वसु। तो खुड्डी का गर्भाव क्रांतिशाली अध्याय में गर्भ की उत्पत्ति के बारे में विचार है। तो जहाँ पर गर्भ उत्पादन भाव के बारे में वर्णन है, ध्यान में रखो। चरक शारीर 6, शरीर विचय शारीर, है ना। तो शरीर विचय शारीर में गर्भ में कौन सी अंग की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई, है ना। सिर की हुई, नाभि की हुई, हस्तपाद की हुई, है ना, हृदय की हुई, ये सब मतलब सबने आचार्य ने अपना अपना मत देता है। ठीक है। तो शरीर विचय शारीर में गर्भ की कौन से प्रथम अंग की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में संभाषा परिषद है। चरक शारीर 3, खुट्टी का गर्भाव क्रांति शारीर अध्याय में गर्भ उत्पत्ति की प्रक्रिया, गर्भ उत्पत्ति के विचार के बारे में वर्णन है। ओके। चरक सिद्धि 11, जो सिद्धि स्थान का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। तो वहां पर अपना लास्ट मतलब संभाषा परिषद मिलता है। कौन सा चैप्टर में? तो फल मात्र सिद्धि अध्याय। अब नाम में ये फल मात्र सिद्धि अध्याय। तो निरुहु बस्ती हम देखते हैं ना, बस्ती के 3 प्रकार, निरुहु बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती। अब निरुहु बस्ती वो होता है जो क्वाथ प्रधान होता है, उसमें भी स्नेह होता है बट इतनी मात्रा में नहीं होती है, क्वाथ अधिक मात्रा में होती है ना। तो उसको हम बोलते हैं निरुहु बस्ती या आस्थापन बस्ती। उसके बाद आता है अनुवासन बस्ती, जब पर स्नेह प्रदान होता है, स्नेह की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आस्थापन बस्ती, है ना। तो निरुहु बस्ती के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा है? तो यहाँ पर भी अलग अलग आचार्य अपना अपना मत देते हैं। बाद में आत्रेय पुनर्वसु बताते हैं कि हर एक फल है अलग अलग डिजीज में वो इंपॉर्टेंट होता है करके, है ना। तो निरुहु बस्ती के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा है, इसके बारे में जो संभाषा परिषद थी वो किधर है? चरक सिद्धि 11 में, फल मात्र सिद्धि अध्याय में। ओके। तो दिस ऑल संभाषा परिषद, या केवल हम सुपरफिशियल देख रहे हैं, बाद में जैसे जैसे एक एक चैप्टर चलेगा वैसे हम डीप में देखते जाएंगे। ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं चरक संहिता में टोटल श्लोक का वर्णन कितना है, कितने हैं करके। तो 12,000 श्लोक है। और कुल सूत्र कितने हैं जो अपने को मिलते हैं? तो वो 9295 है। ओके। ये तो डायरेक्ट अपने को चरक संहिता के एक श्लोक में मिलता है कि 12,000 श्लोक का वर्णन है। ओके। तो 12,000 श्लोक है कुल, और सूत्र कितने हैं? 9295। टोटल फॉर्मुलेशन कितने हैं? 1950, है ना। अब ये नहीं बोलना कोई मुझे हिंदी के मतलब वर्ड्स पढ़ने या नंबर्स पढ़ने नहीं आते हैं, नहीं आते तो सीख जाओ। ओके। 1950 औषध योग मतलब फॉर्मुलेशंस की बात चल रहा है। जैसे हमने नवाया चूर्ण देखा, ऐसे मल्टीपल फॉर्मुलेशन से। तो टोटल फॉर्मुलेशंस कितने हैं चरक संहिता में? 1950। कुल कितने देश का वर्णन है? तो 14 देशों का वर्णन है। अब यहाँ पर देश मतलब हमेशा कंट्री की बात नहीं होगी, वहां पर देश मतलब रीजन की बात भी होगी, है ना। कि प्राच्य देश, सौराष्ट्र, ऐसे वगैरह भी देश आएंगे। और सीधी बात है, वहां पर अपने को ऐसे ऋषि भी मिलेंगे कि जो मतलब हिरण्याक्ष की जो यूरोप के थे, पेंगी जो मतलब चीन वगैरह के थे, ऐसे भी अपने को रेफरेंस वगैरह मिलेंगे। ओके। तो यहाँ पर देश, कुल कितने देशों का वर्णन है? तो 14 देशों का वर्णन है। और कुल कितने आचार्य का वर्णन है? तो 68 आचार्य। पहले ही चैप्टर में बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद अवतरण में सभी जो ऋषि मुनि थे वो एक साथ मतलब कलेक्ट हुए थे, है ना। तो वहां पर टोटल चरक संहिता में कितने आचार्य का वर्णन है? तो 68। कुल देश कितने का वर्णन है? तो 14। औषध योग 1950। कुल सूत्र 9295। और कुल श्लोक कितने? 12,000 श्लोक का यहाँ पर वर्णन आता है। उसके बाद हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट आज के लेक्चर का, चरक संहिता पे जो टीका है और उनके टीकाकार कौन है ना। अब कभी कभी पूछ लिया भाई चरक संहिता पर कुल कितनी टीका लिखी गई है? तो 43 टीका लिखी गई है, जिसमें से संस्कृत टीका कितना है? तो 17 टीका है। अब कॉमन क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि कौन से ग्रंथ पर या कौन से संहिता पर सबसे अधिक टीका लिखी गई है? तो वहां पर आपका आंसर आएगा अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय पर सबसे अधिक टीका लिखी गई है, कितनी? तो 44, है ना। अब चरक संहिता के बारे में कहीं पर 41 आता है, कहीं पर 43 आता है, ये सब आते रहता है। बट अष्टांग हृदय के ऊपर सबसे अधिक टीका लिखी गई है, कितनी? 44 लिखी गई है, याद रखो ये बात। ओके। तो यहाँ पर हम चरक संहिता की टीका देखेंगे, संस्कृत टीका कौन सी है और हिंदी टीका कौन सी है। हिंदी टीका इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, संस्कृत टीका कौन सी है, कॉमेंट्री कौन सी लिखी गई है और उनके टीकाकार कौन है, इसके पर हम ध्यान रखेंगे, और उनका काल क्या है। ओके। चरक संहिता में जो सर्वप्रथम टीका लिखी गई थी वो थी चरक न्यास। किन्होंने लिखा था? भट्टार हरिश्चंद्र। अब याद कैसे रखेंगे? हरिश्चंद्र तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अब सत्यवादी थे तो वही क्या करेंगे? न्याय करेंगे, सीधी बात है ना।
जो न्याय करने वाला होगा, जो जज होगा, वो कैसा होना चाहिए? सत्यवादी होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, सच का साथ देने वाला होना चाहिए। तो कौन थे? अपने राजा हरिश्चंद्र थे। तो वैसे याद रखो कि चरक न्यास किन्होंने लिखा? तो भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है, कब लिखा? तो हम ह से याद रखेंगे। अपना ह कैसे दिखता है? 6 जैसे। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र के बारे में हम याद रख रहे हैं। भट्टार हरिश्चंद्र का काल क्या था? 6th सेंचुरी एडी। इस समय में उन्होंने क्या लिखा था? चरक संहिता पर टीका लिखा था। ठीक है। आत्रेय पुनर्वसु और अग्निवेश का काल क्या था? 1000 बीसी। चरक का काल क्या था? 200 बीसी। दृढ़बल का क्या काल था? 400 एडी। 400 एडी में उन्होंने जो 41 अध्याय वगैरह गायब हो गए थे उसका संपूर्ण तो कर दिया था, है ना? तो यहाँ पर भट्टार हरिश्चंद्र ने 6th सेंचुरी एडी में पहली टीका लिखी चरक संहिता पर, चरक न्यास। बट ये पूरे 120 अध्याय पे नहीं लिख पाए, खाली पहले 3 अध्याय पे लिखा है इन्होंने। ध्यान में रखना है ना, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि उनके वैशिष्ट्य के बारे में। ये थोड़ा डीप हो जाएगा बट इंपॉर्टेंट है ना? पहला अध्याय वीनो दीर्घम जीवितीय, फिर अपना कौन सा अपामाक तेंदुलिया, फिर कौन सा आरंभदी अध्याय। बस ये 3 चैप्टर्स पे उन्होंने लिखा। फॉर एनी रीजन ही स्टॉप्ड। ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं चरक पंजिका। चरक पंजिका को किन्होंने लिखा है? तो स्वामी कुमार ने लिखा है। अब स्वामी होते, स्वामी जब भी आशीर्वाद देते तो पंजा दिखाकर आशीर्वाद देते अपना। ओके, पंजा दिखाकर क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना? तो ऐसे याद रखो, स्वामी का पंजा। तो याद हो जाएगा कि चरक पंजिका टीका किसने लिखा है? तो स्वामी कुमार ने लिखा है। अब इनका काल क्या है? 7th सेंचुरी एडी। जब भी कोई स्वामी मतलब पंजा दिखाकर आशीर्वाद देता है तो ये बोलता है कि सातों जन्म तेरा भला हो, सातों जन्म तुझे यही पति मिले, यही पत्नी मिले। तो वैसे 7 याद रखना है कि 7th सेंचुरी ईडीन का काल है। ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं निरंतर पद व्याख्या। ये किन्होंने लिखा है? जे जट, है ना? अब नाम कैसे याद रखेंगे हम? निरंतर मतलब कंटिन्यूसली, सीधी बात है। तो यहाँ पर हम जे जट में भी देख रहे हैं कि जो जे है वो कंटिन्यूसली बार बार आ रहा है, जे, है ना? जे जट, ज आ रहा है। तो वैसे याद रखेंगे कि निरंतर पद व्याख्या किन्होंने लिखी है? तो जे जट ने लिखी है। ओके। अब जे जट ने केवल चरक संहिता पर व्याख्या नहीं लिखी है, या वी कैन से टीका नहीं लिखी है। जे जट ने सुश्रुत पर भी टीका लिखी है, जे जट ने अष्टांग हृदय पर भी टीका लिखी है ना? तो इसके लिए कभी पूछ लिया कि बृहत्त्रयी के तीनों संहिता पर टीका लिखने वाले कौन थे? तो आप बोलेंगे जे जट। कौन सी टीका? संस्कृत टीका, है ना? बाद में हम देखेंगे बृहत्त्रयी पर हिंदी टीका किसने लिखी है? तो वहां पर अपना आंसर मिलेगा अत्रिदेव विद्यालंकार। डिफरेंस है, इसके लिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि बृहत्त्रयी पर संस्कृत टीका लिखने वाले कौन थे? तो आप बोलोगे जे जट। बृहत्त्रयी तीनों मतलब अपनी जो मेन संहिता है उनके पर मतलब हिंदी टीका लिखने वाले कौन है? तो वहां पर अपने अत्रिदेव विद्यालंकार है। ओके। अब इनका 9th सेंचुरी सभी चारों का एक साथ देख लेंगे, अभी रुक जाओ। तो यहाँ पर याद रखो निरंतर मतलब कंटिन्यूसली, तो ये को लिख रहे हैं जे जट। ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं न्यास, है ना? न्यास किन्होंने लिखा है? अमित प्रभ, है ना? अब अमिताभ बच्चन है, वो भी क्या कर रहे हैं? न्याय। चरक का न्याय किसने किया था? भट्टार हरिश्चंद्र। यहाँ पर अमित प्रभ ने क्या लिखा है? न्यास। उसके बाद हम देख रहे हैं चरक वार्तिक। अब वार्तिक से हम याद रखेंगे जैसे वर्ती, जैसे कोई हम बत्ती वगैरह बना रहे हैं, वर्ती बना रहे हैं। अब बत्ती वर्ती बनाने के लिए हम लिक्विड का यूज करते हैं कि तेल में बना रहे या फिर मतलब घृत में बना रहे, तो वैसे याद रखोगे चरक वार्तिक शिर स्वामी दत्त कि ये वर्ती हमने कैसे बनाई, बत्ती कैसे बनाई? दूध के द्वारा बनाई, है ना? लिक्विड चाहिए अपने को। तो चरक वार्तिक के टीकाकार कौन है? तो अपने शिर स्वामी दत्त है। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं परिहार वार्तिक। अब यहाँ पर परिहार की बात है। अब परिहार मतलब क्या होता है? त्याग करना, छोड़ना। होता है ना कि नौ ज्वर है, नौ ज्वर में आप क्या करोगे? अभ्यंग नहीं करोगे, स्नान नहीं करोगे, मधुर रसात्मक द्रव्य का सेवन वगैरह नहीं करोगे, है ना? ये सब बातें वगैरह आ जाती है वहां पर। ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज परिहार कि मतलब त्यागना, छोड़ना। ओके। अब ऋतुचर्या जब हम पढ़ते हैं तो ऋतुचर्या में हम यही बात पढ़ते हैं ना, कौन से मतलब आहार विहार का सेवन करना है और कौन सा आहार विहार नहीं करना है करके। कि ग्रीष्म ऋतु में आप दोपहर में सो सकते हो, अन्य ऋतु में आप दोपहर में नहीं सो सकते हो, है ना? नहीं सो सकते हो तो डेट इज परिहार्य। तो जब भी अपने परिहार्य की बात आती है, छोड़ने की बात आती है, तो हम ऋतु का सेवन ऋतु के अनुसार करते हैं। ठीक है। वर्षा ऋतु चल रहा है, वर्षा ऋतु में हम किसका सेवन नहीं करेंगे, ग्रीष्म में किसका नहीं करेंगे, यही सब चलता है। तो वैसे याद रखेंगे परिहार वातिक आषाढ़ वर्मा। आषाढ़ इज वन ऑफ द मास, अपना मंथ है ना? आषाढ़ श्रावण वगैरह करके हम देखते हैं। तो वैसे याद रखेंगे आषाढ़ महीने का नाम है और वहां पर हम क्या कर रहे हैं? चीजों को छोड़ रहे हैं, परिहार वातिक, है ना? तो परिहार वातिक के टीकाकार कौन है? अपने आषाढ़ वर्मा है। ओके। अब ये जेजट, अमित ब्रह्म, शिव स्वामी दत्त और आषाढ़ वर्मा,
इनका काल क्या है, सभी का 9th सेंचुरी है। तो हम एक अपना निमोनिक बना लेंगे, उससे याद रखेंगे, है ना। आषाढ़ मास में ज्येष्ठ अमित ने 9 बार शिर पिया। ओके, अब 9 बार से ये डिनोट कर रहा है कि ये सभी का काल क्या है, 9th सेंचुरी है। आषाढ़ वर्मा, ओके, फिर बाद में यहाँ पर ज्येष्ठ से जेजट, अमित से अमित प्रभा, और शिर से क्या, तो अपने शिर स्वामी दत्त। ओके, ध्यान रखो यहाँ पर, ठीक है। आषाढ़ वर्मा ने कौन सी टीका लिखी थी, बोलते जाओ। परिहार वार्तिक, परिहार है ना, परिहार वार्तिक। परिहार जेजट ने कौन सी लिखी थी, तो निरंतर पद व्याख्या। ओके, निरंतर पद व्याख्या। निरंतर पद व्याख्या। अमित प्रभ ने क्या लिखी थी, न्यास। और शिव स्वामी दत्त ने क्या लिखी थी, बोलो। चरक वार्तिक। चरक वार्तिक, है ना। वहां पर वर्ती की बात चल रही थी, परिहार वार्तिक में तो परिहार वर्ड याद रखना है, यहाँ पर वर्ती याद रखना है, शिव स्वामी दत्त। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं बृहद तंत्र प्रदीप। ये किन्होंने लिखा है, तो नर दत्त ने लिखा है। अब नर, नर मतलब पुरुष, मेल। अब मेल क्या होते हैं, एज कंपेयर टू फीमेल्स दे आर ह्यूज इन साइज, है ना। उनके मतलब जो हाइट होती है, या फिर मतलब जो ब्रेथ वगैरह होता है, दैट इज मोर एज कंपेयर टू फीमेल्स। तो वैसे याद रखेंगे, बृहद मतलब बड़ा, जो नर होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना, नारी से, वैसे याद रख लेंगे। तो बृहद तंत्र प्रदीप किन्होंने लिखा है, नर दत्त ने लिखा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टीका जो हम यूज करते हैं, आयुर्वेद दीपिका, जिसको चरक तात्पर्य करके ही बोला जाता है ना। आयुर्वेद दीपिका, चरक तात्पर्य में कोई निमोनिक नहीं लगाओगे, कोई ट्रिक नहीं लगाओगे, सीधा रट्टा मारोगे, इंपॉर्टेंट है ये। आयुर्वेद दीपिका या चरक तात्पर्य किन्होंने लिखा है, तो चक्रपाणी ने लिखा है, ठीक है। चक्रपाणी की जो टीका बोलते हैं बार बार, कौन सी है, आयुर्वेद दीपिका, ये चरक तात्पर्य, है ना। अब चक्रपाणी ने केवल चरक संहिता पर टीका नहीं लिखी है, सुश्रुत पर भी टीका लिखी है। तो इसके लिए चक्रपाणी को विशेषण दिया गया है, चरक चतुर अनन और सुश्रुत सहस्त्र नयन, है ना। तो ध्यान में रखो, कभी पूछ लिया कि सुश्रुत सहस्त्र नयन किसे कहा गया है, चरक चतुर आनंद किसे कहा गया है, तो ये चक्रपाणी को कहा गया है, ठीक है। तो आयुर्वेद दीपिका ये चरक तात्पर्य ये किन्होंने लिखा है, चक्रपाणी ने। चक्रपाणी को चरक चतुरानंद और सुश्रुत सहस्त्रानंद भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं चरक भाष्य, चरक पर भाष्य, है ना। तो ये किन्होंने, तो श्री कृष्ण वैद्य। एक तो हमने देखा था अग्निवेश तंत्र पर भाष्यकार कौन थे, या फिर मतलब प्रथम प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, संस्कर्ता कौन थे, तो वो चरक थे। अब हम चरक भाष्य टीका का नाम देख रहे हैं। अब देखो भाष्य देने वाला कौन थे, तो श्री कृष्ण थे, है ना, सीधी बात है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया था, ओके। तो भाष्य दे रहे थे, तो वैसे याद रखो कि चरक भाष्य भी किन्होंने दिया है, तो श्री कृष्ण वैद्य ने दिया है, ओके। श्री कृष्ण वैद्य ने गीता का भी उपदेश किया था, तो वो भी भाष्य दे रहे थे। तो वैसे याद रखो, चरक भाष्य भी किन्होंने लिखा है, तो श्री कृष्ण वैद्य ने लिखा है। इनका काल भी क्या, 11th सेंचुरी, चक्रपाणी का भी 11th है, देखेंगे अब एक साथ। चरक चंद्रिका, है ना, ये किन्होंने लिखा, गयदास ने लिखा। अब गयदास की बहुत सारी ऐसी रचना थी जो चंद्रिका नाम से वो एंड करते थे, है ना। कि चरक पर लिखी तो चरक चंद्रिका, सुश्रुत पर लिखी तो न्याय चंद्रिका, है ना। तो इसके लिए गयदास को चंद्रिका कार भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी रचना का नाम चंद्रिका चंद्रिका से एंड होता था। जैसे चरक संहिता पर हम टीका देख रहे हैं, चरक चंद्रिका। सुश्रुत संहिता पर हम टीका देखेंगे, न्याय चंद्रिका। तो इसके लिए गयदास को चरक चंद्रिका करके चंद्रिका कार भी बोला जाता है, ऐसे याद रखो। तो यहाँ पर 11th सेंचुरी वाले अपने तीन हो गए, एक चक्रपाणी, दूसरे श्री कृष्ण वैद्य, तीसरे कौन अपने, गयदास, है ना। तो कैसे करेंगे, श्री कृष्ण ने गाय के 11 चक्र लगाए या चक्कर लगाए, है ना। तो 11 चक्कर लगाए, तो 11th सेंचुरी। अब श्री कृष्ण से हम गाय को तो रिलेट करते ही है ना। तो श्री कृष्ण, गाय से यहाँ पर गयदास, और चक्र से यहाँ पर चक्रपाणी, और ये श्री कृष्ण वैद्य, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, इनका काल क्या, 11th सेंचुरी। और 9th सेंचुरी किसका था, आषाढ़ वर्मा, जेजट, अमित प्रभा और श्री स्वामी दत्त, इनका 9th सेंचुरी था, ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं चरक तत्व प्रदीपिका। इनके टीकाकार कौन है, शिवदास सेन, है ना। शिव का तत्व याद रखो, ओके। सभी क्या है, शिव के तत्व है। तो चरक तत्व प्रदीपिका, शिवदास सेन, इनका काल क्या है, 16th सेंचुरी, या पर अट्टा मार लो, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं चरक प्रकाश कौस्तुभ। अब कौस्तुभ से हम याद रखेंगे कुसुम, फ्लावर्स। अब फ्लावर्स वगैरह की बात कौन करता है, जो पोएट है वो करता है, जो कवि है वो करता है ना। तो नरसिंह कविराज, ओके। इन्होंने क्या लिखा है, चरक प्रकाश कौस्तुभ। कौस्तुभ से कुसुम वगैरह याद रखो, है ना, फ्लावर्स याद रखो।
तो फ्लावर्स के बारे में पोएट जो होते हैं फ्लावर्स के बारे में, ऋतु के बारे में ऐसे ही वर्णन करते हैं। तो नरसिंह कविराज ने चरक प्रकाश क्या लिखा है? कौस्तुभ। नरहरि पंडित ने कौन सा निघंटु लिखा है? नरहरि पंडित राजनिघंटु। राज निघंटु, है ना, राज निघंटु, अभिधान चूड़ामणि करके भी हम जिसको बोलते हैं, है ना। राज निघंटु के टीका मतलब ऑथर कौन है, टीकाकार नहीं, ऑथर कौन है? तो नरहरि पंडित है, याद रखो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं नरसिंह कविराज, इन्होंने चरक प्रकाश कौस्तुभ ये टीका लिखी है। कब लिखी है? 17th सेंचुरी में, है ना। कवि को हमेशा खतरा होता था, 17 पे खतरा होता था, याद रखो। नरसिंह कविराज ने 17th सेंचुरी में चरक प्रकाश कौस्तुभ लिखा है। उसके बाद हम देख रहे हैं जल्प कल्प तरु, है ना, किन्होंने लिखा है? गंगाधर राय। कैसे याद रखोगे? गंगा जल, है ना, जल्प कल्प तरु गंगा जल करके याद रखो, है ना। तो जल्प कल्प तरु टीका किसने लिखी है? गंगाधर राय ने। कब लिखी है? 19th सेंचुरी एडी में लिखी है। उसके बाद हम देख रहे हैं चरक उपस्कार, किन्होंने लिखी है? योगींद्र नाथ सेन। अब जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों का उपकार करते हैं। योगी जो होते हैं, है ना, योग वगैरह करने वाले योगी वगैरह होते हैं, तो ऐसे हम बोलेंगे। तो योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों के ऊपर उपकार करते हैं। तो चरक उपस्कार टीका किसने लिखी है? तो योगींद्र नाथ सेन ने लिखी है। कब लिखी है? 20th सेंचुरी, रिसेंट है ये, है ना। अभी हम अपने योगी जी भी ले लेंगे, यूपी के मतलब सीएम, तो वो भी 20th सेंचुरी के, 21st सेंचुरी अभी चल रहा है, 25 साल हो गए। 25 साल के तो नहीं है ना योगी जी, योगी जी हो गए नियर अबाउट 60 वगैरह के, तो 20th सेंचुरी के। तो योगींद्र नाथ सेन का भी काल क्या है? 20th सेंचुरी है। जो सबसे रिसेंट है अपने को कौन सा मिला है? चरक प्रदीपिका, है ना। अब ज्योति, ज्योति मतलब लैंप, है ना, वो क्या करेगा अपने को? दीप मतलब उजाला, या दीपिका मतलब वही लैंप की बात चल रही है। तो दीपिका मतलब लैंप, ज्योति मतलब क्या? तो वहां पर अपने को रोशनी वगैरह दे रही है ना। तो चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती। बट एक अपनी आयुर्वेद दीपिका भी थी, ये बात ध्यान रखना। आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती। इनका काल भी क्या है? 20th सेंचुरी एडी, ठीक है। बाकी हमने 9th और 11th वाले तो एक साथ कर लिए थे। उसके बाद हिंदी टीका खाली रीड कर लो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एक ब्रह्मानंद त्रिपाठी की है फेमस चरक चंद्रिका, जो पहले यूज करते थे। आजकल सभी पता है अपने को कि विद्योतिनी टीका यूज करते हैं, जो काशीनाथ और गोरखनाथ ने लिखी हुई है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मानंद त्रिपाठी की चरक चंद्रिका, एक चरक चंद्रिका हमने संस्कृत टीका भी देखी थी, किन्होंने लिखा था? चंद्रिकाकार कौन थे? गैदास, गैदास। है ना। गैदास ने चरक चंद्रिका लिखा था चरक संहिता पर, और सुश्रुत पर न्याय चंद्रिका लिखा था, तो उनको चंद्रिकाकार बोल रहे थे। रविदत्त त्रिपाठी वैद्य मनोरमा। रविदत्त त्रिपाठी जब आप लोगे चरक संहिता, तो वहां पर केवल श्लोक और श्लोक का ट्रांसलेशन दिया हुआ है। उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है नीचे कि दूसरे आचार्य क्या बोलते थे, ये वो कुछ नहीं लिखा हुआ है। डायरेक्ट उन्होंने श्लोक और श्लोक का ट्रांसलेशन सिंपल इसमें लिखा हुआ है ना। तो रविदत्त त्रिपाठी की वैद्य मनोरमा, काशीनाथ गोरखनाथ विद्योतिनी टीका, यहाँ पर बहुत कुछ अलग अलग आचार्य का मत भी अपने को मिल जाता है ना। श्लोक के नीचे ट्रांसलेशन तो होता है, बट साथ साथ में बाकी भी मत मिल जाते हैं, तो इसके लिए ये बहुत यूज करते हैं काशीनाथ गोरखनाथ विद्योतिनी टीका। ये याद रखो। अत्रिदेव विद्यालंकार, अत्रिदेव विद्यालंकार ने बृहत्रयी के तीनों संहिता पर टीका लिखी है ना। कौन सी टीका? हिंदी टीका। संस्कृत टीका लिखने वाले कौन थे? बृहत्रयी के तीनों संहिता ये पर जट है ना। जेजट। जेजट ने संस्कृत टीका लिखी थी, अत्रिदेव विद्यालंकार ने हिंदी टीका लिखी है बृहत्रयी पर, याद रखो यहाँ पर। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि चरक संहिता का अरबी ट्रांसलेशन, है ना, अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है, अरबी अनुवाद कब हुआ है? तो 8th सेंचुरी में हुआ है ना। और जिसका नाम क्या है? शरक इंडियानस। चरक जो इंडिया के थे, है ना, तो शरक इंडियानस, इट्स अ अरबी ट्रांसलेशन ऑफ चरक संहिता, जो 8th सेंचुरी एडी में हुआ है। चरक संहिता का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन कब हुआ है? तो 1891 से 1899, ठीक है। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मत याद रखो, नाम याद रखो चाहिए तो। अविनाश चंद्र जो कलकत्ता से थे, नाम है ये चंद्र, है ना, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से थे। तो वैसे अविनाश चंद्र भी ये कहाँ से थे? तो कलकत्ता से थे, जिन्होंने 1891 से 1899 के बीच में पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन किया चरक संहिता का। पहला हिंदी ट्रांसलेशन किन्होंने किया? तो पंडित ज्वाला प्रसाद, लाहौर से, जब लाहौर इंडिया का पार्ट था तब की बात है ना। तो फर्स्ट हिंदी ट्रांसलेशन पंडित ज्वाला प्रसाद, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन अविनाश चंद्र, अरबी अनुवाद शरक इंडियानस, ये कब हुआ? 8th सेंचुरी एडी में हुआ। यहाँ पर काल याद रखो, यहाँ पर नाम याद रखो, ओके। अब चरक संहिता के साथ साथ चक्रपाणी टीका का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन किन्होंने किया है?
तो डॉक्टर आर के शर्मा और वैद्य भगवान दास ने किया है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, रीड कर ले सब, है ना। चरक संहिता का इंग्लिश ट्रांसलेशन अविनाश चंद्र। चरक संहिता और साथ साथ में जो चक्रपाणी टीका, आयुर्वेद दीपिका टीका थी, है ना, तो उसका मतलब ट्रांसलेशन किसने किया है? तो डॉक्टर आर के शर्मा और वैद्य भगवान दास ने किया है। ओके। विलियम ऑस्लर करके थे, और इसके इनके और भी थोड़े 3-4 साथी थे। इन्होंने एक क्लब बनाया था न्यूयॉर्क में। अब वो क्लब को नाम क्या देना था उनको समझ में नहीं आ रहा था। एक मेडिकल क्लब बनाया था, नाम उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उनको एक मतलब ये मिला, आर्टिकल मिला। वो आर्टिकल पे चरक के बारे में वर्णन था, और तब की बात है, तब 1898 की बात है। तब चरक के बारे में इतना कुछ सब, बाकी मतलब इंडिया से बाहर इतना नहीं पता था, थोड़ा बहुत पता था। तो उन्होंने जब चरक से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ा तो दे गॉट यूजली मतलब उससे मतलब प्रोत्साहित हो गए, या मतलब उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्शन हो गया उनको, कि भाई पहले के बुक में भी इतना कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने अपने क्लब का नाम क्या दे दिया? चरक क्लब। ओके। तो चरक क्लब इंडिया में नहीं है, ये याद रखो, न्यूयॉर्क में। और किन्होंने स्थापना की थी? विलियम ऑस्लर ने। ओके। इनको नाम समझ में नहीं आ रहा था, चरक के बारे में उन्होंने एक आर्टिकल में पढ़ लिया, तो उन्होंने चरक के नाम से ही क्लब खोल दी, चरक क्लब, न्यूयॉर्क में, बाय विलियम ऑस्लर। उसके बाद हम देख रहे हैं चरक संहिता के वैशिष्ट्य, जो पूरे चरक संहिता में अपने को बार बार मिलता रहेगा। अभी जस्ट हम मतलब ऐसे देख रहे हैं। ओके। पहला हम देख रहे हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, है ना। बोलते हैं जो बात लोक में है वही बात पुरुष में भी है करके। तो ये चरक की मौलिक देन है। ऐसा मतलब थियरी अभी तक किसी ने नहीं दिया था चरक के पहले, है ना। तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के बारे में चरक बताते हैं। चरक शारीर 5 में बताते हैं, पुरुष विशेष शारीर अध्याय में बताते हैं कि पुरुषो अयम लोक संहिता, हाँ, कि लोक में जो भाव है वही भाव पुरुष में भी होते हैं करके। ठीक है। उसके बाद आचार्य चरक का एक स्वभाव परमवाद है। स्वभाव परमवाद का रेफरेंस बोल दो कोई तो। ये तो चरक शारीर 5 था। चरक स्वभाव परमवाद का रेफरेंस बोलो। चिकित्सा प्रावृत्ति या चैप्टर नंबर 16। 16, वेरी गुड, check है ना। 16 चरक सूत्र 16 चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में स्वभाव परमवाद का वर्णन है ना। स्वभाव उपरम, स्वभाव मतलब नेचुरली, अपने आप। उपरम मतलब होता है नष्ट होना, कि किसी भी चीज के उत्पत्ति में कारण होता है, नाश में कोई कारण नहीं होता है। स्वाभाविक है कि भाई किसी भी चीजों की उत्पत्ति होगी तो उसका नाश तो होगा ही होगा, तो ये स्वाभाविक है। तो ये बात बताते हैं आचार्य चरक सूत्र 16 में चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में। अब ये जो स्वभाव परमवाद है, ये आचार्य चरक का, ये बौद्ध दर्शन के क्षण भंगुरवाद से मिलता जुलता है। ओके। तो कभी ऐसे आ गया कि चरक सूत्र 16 विच इज चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय, इसमें कौन से दर्शन का प्रभाव है? तो आप बोलेंगे बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, ध्यान रखना, है ना। चरक सूत्र 16 दैट इज अपना स्वभाव स्वभाव परमवाद का जहां पर वर्णन है चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में। कभी पूछ लिया कि वहां पर कौन से दर्शन का प्रभाव है, तो आप बोलेंगे बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि स्वभाव परमवाद किससे मिलता जुलता है? क्षण भंगुरवाद से मिलता है। क्षण भंगुरवाद मतलब क्या? कोई भी चीज उत्पन्न हो रहा है तो वो हर मतलब क्षण में नष्ट होते रहता है, फिर उत्पन्न होते रहता है। उत्पत्ति और विनाश, है ना, ये क्रम से चलते रहते, उत्पत्ति स्थिति विनाश। उत्पन्न हो गया, स्थिति मतलब मेंटेन है, और उसके बाद में उसका नाश हो रहा है। तो बोले ये 3 अवस्था में क्रम से चलते रहते हैं। जैसे अपने सेल्स है ना, सेल्स का मतलब जनरेशन डी जनरेशन वगैरह चलते रहता है। तो बोले वैसे ही मतलब क्या है, क्षण भंगुरवाद है। तो वो मिलता जुलता है स्वभाव परमवाद से। तो कहीं पूछ लिया चरक सूत्र 16 पर कौन से दर्शन का प्रभाव है, तो आप बोलेंगे बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, क्योंकि स्वभाव परमवाद ये क्षण भंगुरवाद से थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए ध्यान रखो यहाँ पर। ओके। द्रव्यों का रचनात्मक एवं कर्मात्मक वर्गीकरण, ये भी सर्वप्रथम चरक ने किया था। रचनात्मक यहाँ पर मतलब क्या? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। चरक सूत्र हम कहा देखते हैं? 27 में देखते हैं। चरक सूत्र 27 में कितने वर्ग का वर्णन है अन्नपान के? 12। 12, 12 है ना। शुभ हाँ धान्य, शमी धान्य, मांस वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, ऐसे करके हम देखते हैं। दैट इज रचनात्मक क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि शुभ धान्य कौन से, शमी धान्य कौन से, ये सब। फिर हम देखते हैं कर्मात्मक वर्गीकरण। कर्मात्मक वर्गीकरण चरक संहिता दूसरे अध्याय में भी है, जहां पर पंचकर्म का वर्णन है ना। चरक संहिता तीसरे अध्याय में भी, जहां पर मतलब 32 लेप का वर्णन है। चरक संहिता चौथे अध्याय में भी, जहां पर मतलब अपने 50 महाकषाय का वर्णन है। अब 50 महाकषाय का नाम कैसे? जीवनीय, बृहनीय, संधानीय, लेखनीय, सभी कर्म के अनुसार नाम है। तो कर्म के अनुसार ही क्लासिफिकेशन है कि जीवनीय महाकषाय के कौन से द्रव्य, संधानीय महाकषाय के कौन से द्रव्य, है ना। तो ये सब क्लासिफिकेशन किसने किया था? सर्वप्रथम चरक ने किया था।
है ना। चरक संहिता के पहले भी कुछ ग्रंथ लिखे गए, बट वहां पर ऐसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं था द्रव्य का, है ना। तो द्रव्य का रचनात्मक एवं कर्मात्मक वर्गीकरण सर्वप्रथम किधर, तो चरक संहिता में। चरक ने सर्वप्रथम वाद के 5 भेदों का नाम उल्लेखित किया है ना। चरक संहिता के पहले कहीं पर भी वाद के 5 प्रकार का नाम वर्णन नहीं था। और पूरे चरक संहिता में आप देख लोगे, पित्त के 5 प्रकार और कफ के 5 प्रकार के नाम नहीं है। पित्त के 5 प्रकार, उनके कर्म वगैरह बता देंगे कि क्या क्या कर रहे हैं करके, बट नाम कहीं पर नहीं बताएंगे। ओके। तो आचार्य चरक या वी कैन से चरक संहिता में सर्वप्रथम वाद के 5 प्रकार का वर्णन था। सुश्रुत में वात के साथ पित्त के 5 प्रकार का भी वर्णन है। ओके। और जब हम अष्टांग हृदय या वाग्भट वगैरह देखते हैं, संग्रह हृदय वगैरह देखते हैं, तो वहां पर वात पित्त कफ तीनों के 5 प्रकार का वर्णन है ना। तो अगर पूछ लिया कि वात के 5 प्रकार का वर्णन सर्वप्रथम किधर, चरक संहिता में। पित्त के 5 प्रकार का वर्णन सर्वप्रथम किधर, सुश्रुत में। और मतलब कफ के 5 प्रकार का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया है, तो आप बोलेंगे वाग्भट ने किया है करके। ठीक है। वाग्भट में वात और पित्त भी है, बट वात का वर्णन तो चरक कर चुके थे, पित्त का वर्णन सुश्रुत कर चुके थे। तो कफ के 5 प्रकार का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया है, तो वहां पर आप बोलेंगे वाग्भट ने किया है करके। क्लियर है। उसके बाद निदान पंचक, दैट इज अपने निदान पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति, ये भी चरक की मौलिक देन है। चरक के पहले किन्होंने भी ये वर्णन नहीं किया था, है ना। त्रिस्कंद आयुर्वेद, त्रिस्कंद आयुर्वेद में क्या क्या आएगा, हेतुलिंग हेतुलिंग औषध औषध हेतुलिंग औषध, है ना। स्कंध ध से खत्म हो रहा है। हेतुलिंग औषध त्रिस्कंद आयुर्वेद, ये भी चरक संहिता की मौलिक देन है। इवन महाकषाय, महाकषाय भी सर्वप्रथम चरक संहिता में ही वर्णन है। अष्टांग हृदय में नहीं है। ओके। सुश्रुत संहिता में भी नहीं है, ये तो बाद में है भले ही। अष्टांग संग्रह में अपने को मिल जाता है। अष्टांग संग्रह में 45 महाकषाय का वर्णन है, ध्यान में रखो। चरक संहिता में कितने महाकषाय, 50 महाकषाय। और अष्टांग संग्रह में कितने महाकषाय, 45 महाकषाय। हृदय में आपको महाकषाय नहीं मिलेंगे। इवन आपको सुश्रुत संहिता में भी महाकषाय नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो चरक संहिता की मौलिक देन महाकषाय भी है, त्रिस्कंद आयुर्वेद भी है, निदान पंचक भी है। और क्या देख रहे हैं मौलिक देन, आचार रसायन, है ना। द्रव्यगत रसायन तो सभी देखते हैं, है ना, कि आमल की रसायन है, च्यवनप्राश है, प्रथम ब्रह्म रसायन वगैरह। आचार रसायन की आपकी जो आचार, आपका जो बिहेवियर होगा, वो कैसा होना चाहिए, है ना। तो वहां पर आचार्य चरक बोलते हैं, सत्यवादी नाम अक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात्, कि सत्य बोलो, है ना, क्रोध मत करो, मध्य मैथुन से वगैरह दूर रहो। तो ये आचार रसायन भी चरक संहिता की मौलिक देन है। दशविध परीक्षा, दशविध परीक्षे भाव, ये भी चरक संहिता की मौलिक देन है। चरक विमान 8 में हम देखेंगे, जहाँ पर दशविध परीक्षा का वर्णन है, दशविध परीक्षे भाव का वर्णन है ना। दशविध परीक्षा प्रकृति विकृति सार सहारण वगैरह, इन सब का वर्णन किधर आता है, तो चरक विमान 8 में आता है। ओके। बट आचार्य चरक ने केवल दशविध परीक्षा बताई है क्या, नहीं। आचार्य चरक ने त्रिविध परीक्षा भी बताई है। अब त्रिविध परीक्षा में कोई इसके अनुसार बताओ, वाग्भट के अनुसार कौन से त्रिविध परीक्षा, वाग्भट के अनुसार। दर्शन दर्शन स्पर्शन दर्शन हाँ, स्पर्शन दर्शन प्रश्न। स्पर्शन प्रश्न। तो ये दर्शन स्पर्शन प्रश्न आचार्य चरक भी बताते हैं, है ना। बट कहाँ पर बताते हैं, तो व्रण परीक्षा में, ध्यान में रखो। आचार्य चरक जब बोलते हैं व्रण की परीक्षा कैसे करनी चाहिए, तो बोलते हैं व्रण की परीक्षा 3 प्रकार से, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न। ओके। ये 10वीं जो परीक्षा बताई थी, ये इन्होंने रोगी की परीक्षा बताई, ध्यान में रखो। 10वीं परीक्षा किसकी बताई, रोगी की परीक्षा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं व्रण की परीक्षा आचार्य चरक बताते हैं दर्शन स्पर्शन प्रश्न। और ये दर्शन स्पर्शन प्रश्न, ये रोगी की परीक्षा, ये कौन बता रहे थे, वाग्भट बता रहे थे। बट आचार्य चरक ने इसको व्रण की परीक्षा माना है, ध्यान में रखो ये बात। ओके। आचार्य चरक ने रोग विशेष विज्ञान के उपाय कितने बताए, रोग के विशेष ज्ञान 4 के, नहीं। बोलो और कोई मत, 4 तो नहीं है। विमासन के चैप्टर का नाम ये है, त्रिविध रोग विशेष त्रिविध विज्ञानी अध्याय, त्रिविध। या 3 त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय। तो वहां पर 3 कौन से बता दे, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ध्यान में रखो क्या क्या बता रहा हूँ। एक तो रोगी की परीक्षा हमने देख ली, 10वीं परीक्षा चरक के अनुसार। व्रण की परीक्षा कितनी, 3, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। ओके। और जब मतलब रोग के ज्ञान के उपाय बताते हैं आचार्य चरक, तो ये विमानस्था में बताते हैं त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय में, जहां पर बताते हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा रोग का हम विशेष ज्ञान करेंगे, है ना। आचार्य चरक व्याधि के उपलब्धि के कारण कितने बताते हैं, एनीवन। व्याधि उपलब्धि मतलब व्याधि का ज्ञान, दैट इज रोग का ज्ञान। विशेष ज्ञान तो हमने 3 देख लिया, है ना। रोग के विशेष ज्ञान के उपाय कितने, तो 3।
आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। खाली व्याधि की उपलब्धि, व्याधि का ज्ञान, रोग का ज्ञान, ये कितने बताए? तो 5 बताए। कौन से 5? अपने निदान पंचक। ठीक है। निदान पंचक का वर्णन कहाँ पर करते हैं आचार्य चरक? जड़ चिकित्सा। निदान। ज्वर निदान में है ना। चरक निदान निदान। या चरक निदान 1 में करते हैं, ज्वर निदान अध्याय में। ज्वर निदान अध्याय में ज्वर का तो निदान बताएंगे, हेतु पूर्व रूप वगैरह बताएंगे, बट उसके पहले बेसिक भी बता दिया कि हेतु क्या होता है, पूर्व रूप वगैरह क्या होता है। तो वहां पर पहले व्याधि बताते हैं और फिर बोलते हैं तस्य उपलब्धि, कि व्याधि की उपलब्धि। व्याधि की उपलब्धि मतलब व्याधि का ज्ञान, कि व्याधि का ज्ञान कैसे होगा? तो निदान पंचक के द्वारा होगा। ध्यान में रखो क्या क्या बता दिया। चरक ने रोगी की परीक्षा बता दी, दशविध परीक्षा। व्रण की परीक्षा बता दी, त्रिविध परीक्षा, है ना। रोग विशेष विज्ञान के मतलब बताया उन्होंने, उपाय कितने? तो 3 बता दिए। और फिर बाद में व्याधि उपलब्धि, रोग के ज्ञान, है ना। उपलब्धि मतलब ज्ञान, और व्याधि और रोग एक ही है, ये कितने बताए उन्होंने? तो 5 बताए, है ना। हेतु, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति। खूब सब क्लियर है। ओके। षड्विध परीक्षा वगैरह आचार्य सुश्रुत बताते। अश्वविध परीक्षा कौन बताते? अष्टविध, नाड़ी, मूत्र, मलम, जीवा, योगी। शब्द, स्पर्श, रूप, योग रत्नाकर बताते हैं। ठीक है। युक्ति प्रमाण को श्रेष्ठ माना है, ध्यान में रखो, है ना। जब हम देखते हैं आचार्य चरक बोलते हैं सत असत, सभी चीजों को हम सत और असत में डिवाइड कर सकते हैं, और उसकी चतुर्विध परीक्षा होती है। ओके। सत असत पदार्थ है और उसकी चतुर्विध परीक्षा है। कहा बताते हैं आचार्य चरक चतुर्विध परीक्षा? त्रियेष्णी अध्याय। या 33 अध्याय में ही बताते, चरक सूत्र 11 में ही बताते हैं। ठीक है। तो वापस सत असत की चतुर्विध परीक्षा बताते, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। और वहां पर उन्होंने युक्ति को परीक्षा जो है प्रमाण के नाम से बता रहे, और उसी को उन्होंने श्रेष्ठ माना है। ध्यान में रखो, युक्ति प्रमाण को आचार्य चरक श्रेष्ठ मानते हैं, आप्तोपदेश को नहीं मान रहे, युक्ति प्रमाण को श्रेष्ठ मान रहे। चिकित्सा का ग्रंथ है तो युक्ति इज इंपॉर्टेंट। युक्ति जहां पर आप योजना कर रहे हो, जहां पर आप मल्टीपल चीजों के बारे में विचार करके योजना कर रहे हो, दैट इज युक्ति। सीधी बात है ना। जब आप चिकित्सा करोगे केवल हेतु के अनुसार, केवल लक्षण के अनुसार नहीं करोगे, वहां पर आप पेशेंट का हेतु भी रोग का हेतु भी देखोगे, लक्षण भी देखोगे, व्यय भी देखोगे, बल भी देखोगे, मल्टीपल चीजों के बारे में देखकर आप चिकित्सा करोगे। तो इसके लिए युक्ति प्रमाण को चरक संहिता में श्रेष्ठ माना गया है। पूरे चरक संहिता में इतिहास शब्द है वो 2 बार आएगा, और फिर मतलब सांख्य शब्द कितने बार आएगा? तो वो 5 बार आएगा। ठीक है। सांख्य शब्द 5 बार आएगा, इतिहास शब्द 2 बार आएगा। ठीक है। गंगाधर राय की टीका का नाम क्या था? बोलो। जलपतरु। जल्प जल। कल्पतरु, है ना। जल्प कल्पतरु जो 19th सेंचुरी में लिखी गई थी। इन्होंने चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम भी कहा है ना। पूरे शास्त्र का ज्ञान देने वाला। ओके। अब कल्पद्रुम मतलब इच्छा वाला वृक्ष, कि जो भी इच्छा मांगो पूरी करने वाला। तो यहाँ पर अखिल शास्त्र विद्या, कि पूरे शास्त्र का ज्ञान, है ना, कहाँ से मिल रहा है अपने को? चरक संहिता से मिल रहा है। तो इसके लिए इन्होंने, गंगाधर राय ने चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है। कभी आ जाएगा अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम किसे कहा गया है? चरक, सुश्रुत, वाग्भट। तो आप बोलेंगे यहाँ पर चरक संहिता को कहा गया है। अब शिवदास सेन क्या बोलते हैं? चरक संहिता में उत्तर तंत्र भी शामिल था। उत्तर तंत्र अपने को सुश्रुत में मिलता है। सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प और उत्तर तंत्र, ये अपने को सुश्रुत संहिता में मिलता है। चरक संहिता में उत्तर तंत्र मिलता है क्या? नहीं। आजकल का जो है सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, खत्म। वहां पर अपने को कोई उत्तर तंत्र नहीं मिलता है। बट जो शिवदास सेन थे, है ना, इन्होंने बोला है कि चरक संहिता में पहले उत्तर तंत्र भी था, बाद में गायब हो गया। तो कभी आ गया भाई चरक संहिता में उत्तर तंत्र भी था, ये किसका मत है? तो हम बोलेंगे शिवदास सेन का मत है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं चरक संहिता में सर्वप्रथम असकृति शब्द का उल्लेख है। असकृति वर्ड आया हुआ है, कहां पर आया हुआ है? कफज उदर रोग की चिकित्सा में। ध्यान में रखो, कफज उदर रोग की चिकित्सा सूत्र बताते हैं, तो वहां पर आचार्य चरक बोलते हैं असकृति का यूज करो करके, है ना। देखेंगे हम सब डिटेल में, अब खाली सुन लो, हम खाली अभी इतिहास के पॉइंट से वैशिष्ट देख रहे हैं। चरक संहिता में सर्वप्रथम असकृति शब्द का वर्णन आया। सुश्रुत संहिता में असकृति के निर्माण का वर्णन आया। असकृति बनाएंगे कैसे, ये वर्णन कहां पर आया है? सुश्रुत संहिता में। चरक संहिता में असकृति खाली वर्ड का वर्णन आया है, कहां पर? कफज उदर रोग की चिकित्सा में। एक्चुअली चरक संहिता में असकृति के निर्माण विधि भी है, बट उसको असकृति वर्ड यूज नहीं किया था बस चरक ने। आचार्य चरक जब लोहा आदि रसायन बताते हैं, तो ये लोहा आदि रसायन का जब निर्माण विधि बताते, लोहा मतलब क्या? अयस,
है ना, लोहा का वन ऑफ दी पर्याय अयस। तो लोह आदि रसायन का निर्माण विधि बताते वो अयस्कृति का निर्माण विधि है। बट बस यहाँ पर इन्होंने अयस्कृति वर्ड यूज नहीं किया चरक ने। ठीक है, ये अपने को चरक चिकित्सा का पहला अध्याय जो है रसायन अध्याय, उसके तीसरे पाद में मिल जाएगा। रसायन अध्याय के 4 पार्ट है, तो तीसरा पाद जो है कर्म रचित अध्याय, वहां पर लोहा आदि रसायन पता चल रहा है। अब लोहा आदि रसायन का निर्माण विधि है, ये अयस्कृति का निर्माण विधि है, बट खाली वर्ड यूज नहीं किया चरक ने वहां पर। आचार्य चरक ने अयस्कृति वर्ड कहां पर यूज किया? चिकित्सा स्थान के 13वें अध्याय में, जहां पर उदर रोग चिकित्सा बता रहे थे, तो कफज उदर की चिकित्सा में बताते बताते उन्होंने अयस्कृति वर्ड वर्णन किया। ध्यान में रखो, अयस्कृति शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहां पर आया? तो अब बोलेंगे चरक चिकित्सा 13 अध्याय कफज उदर रोग की चिकित्सा में आया था। और चरक अयस्कृति का निर्माण विधि किसने बताया? तो वहां पर आप शुशु संहिता बोल दो, चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं दीर्घम जीवितीय अध्याय पर वैशेषिक दर्शन का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर षट पदार्थ का वर्णन है ना। वैशेषिक दर्शन ने भी 6 पदार्थ माने। न्याय दर्शन 12 पदार्थ मानते हैं, न्याय दर्शन 16 पदार्थ मानते हैं, न्याय दर्शन 12 प्रमेय मानते हैं, है ना। वैशेषिक दर्शन कितने मानते हैं? षट पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, है ना, ऐसे मानते हैं 6। चरक संहिता में भी यही षट पदार्थ है, बट सीक्वेंस अलग हो जाता है। चरक संहिता में सीक्वेंस क्या हो जाता है? पहले अध्याय में हम देखेंगे सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, है ना। वैशेषिक दर्शन पे क्या था? द्रव्य से स्टार्ट हुआ था, जो हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ लेते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। बट चरक संहिता में सामान्य विशेष पहले, क्योंकि चिकित्सा का ग्रंथ है ना, तो वापस सामान्य विशेष इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये सीक्वेंस आ जाता है। तो कहीं पूछ लिया कि दीर्घम जीवित अध्याय पर कौन से दर्शन का प्रभाव है, तो बोलेंगे वैशेषिक दर्शन का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर षट पदार्थ का वर्णन है। ठीक है, स्वभाव परमवाद, चरक सूत्र 16, दैट इज चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय, वहां पर कौन से दर्शन का प्रभाव था? बौद्ध बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। दर्शन। दर्शन बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है या आस्तिक दर्शन है? नास्तिक। नास्तिक नास्तिक दर्शन है ना, नास्तिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के ये कौन है रचनाकार? वैशेषिक दर्शन कौन, किन्होंने बताया? कनाद। कनाद, है नाद ना, ने कनाद ने। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय कपिल दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद, योग दर्शन तो डेफिनेटली पतंजलि, अष्टांग योग की बात चल रही है, योग दर्शन पतंजलि। पूर्व मीमांसा बोलोगे तो? पूर्व मीमांसा जैमिनी जैमिनी, और उत्तर मीमांसा व्यास। व्यास, है ना, व्यास, याद रखो। ये सभी अपने आस्तिक दर्शन है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा व्यास। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दीर्घम जीवित अध्याय में वैशेषिक दर्शन का प्रभाव है, क्योंकि षट पदार्थ का वर्णन है। न्याय दर्शन उक्त पंच अव्यय व्याख्या का भी वर्णन है, कहां पर आएगा? तो चरक विमान 8 में आएगा, है ना। चरक विमान 8 में आचार्य चरक वाद मार्ग बताते हैं। कितने वाद मार्ग बताते हैं? Anyone? 44। 44। 44 वाद मार्ग बताते हैं, है ना। अब 44 वाद मार्ग में वहां पर प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन, इन सब का वर्णन करते हैं। और इन सबको न्याय दर्शन ने क्या बोला है? पंच अवयव करके बोला है। पंच अवयव किसको बोलेंगे हम? प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? पंच अवयव करके बोलते हैं। आचार्य चरक ने इनका वर्णन कहां पर किया है? जब 44 वाद मार्ग बताते हैं आचार्य चरक विमान 8 में, तो वहां पर उन्होंने ये पंच अवयव का वर्णन किया है। तो कभी पूछ लिया कि विमान 8 विच इज रोग भीषण जीतीय विमान अध्याय, तो वहां पर कौन से दर्शन का प्रभाव है? तो वहां पर आप बोलेंगे न्याय दर्शन का। ठीक है, तो हमने देख लिया चरक सूत्र 1 पर वैशेषिक दर्शन का प्रभाव है, चरक सूत्र 16 पर वहां पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, चरक विमान 8 यहाँ पर न्याय दर्शन का प्रभाव है। और एक लिख लो चरक शारीर 1। चरक शारीर 1 कौन से चैप्टर का नाम है? चैप्टर का नाम क्या है? जहां पर 3 कदाति। या कथिता पुरुषीय शारीर अध्याय, है ना। कथिता पुरुषीय शारीर अध्याय वहां पर अपना आता है। तो यहाँ पर मतलब आचार्य चरक एक धातुआत्मक, षट धातुआत्मक और 24 धातुओं वाला या धातु वाला पुरुष का वर्णन करता है ना।
अब यहाँ पर पुरुष की उत्पत्ति में 24 धातु का मतलब यहाँ पर वर्णन करते हैं आचार्य चरक। सांख्य कितने बताते हैं सृष्टि उत्पत्ति के तत्व? सांख्य के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के तत्व कितने हैं? 25 25 25 है ना, 25। तो सांख्य के जो सृष्टि उत्पत्ति के 25 तत्व है, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू आचार्य चरक के अनुसार जो 24 तत्वों का जो पुरुष बताया है वो है ना। तो यहाँ पर अव्यक्त और पुरुष यहाँ पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो इसके लिए 25 हो गए। ओके, जब सांख्य दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति बताइए तो वहां पर अव्यक्त और पुरुष को अलग माना है, यहाँ पर एक ही माना है ना, इसके लिए यहाँ पर 24 हो गए और वहां पर 25 हो गए। तो चरक शारीर एक विच इज कथिता पुरुष शारीर अध्याय, तो वहां पर कौन से दर्शन का प्रभाव है, तो बोलेंगे सांख्य दर्शन का। ऑप्शन क्लियर है। चरक सूत्र एक वैशेषिक दर्शन का प्रभाव, चरक सूत्र 16 बौद्ध दर्शन का प्रभाव, चरक शारीर एक सांख्य दर्शन का प्रभाव है ना, और चरक विमान 8 तो वहां पर न्याय दर्शन का प्रभाव है, वहां पर पंचअव्यय व्याख्या का वर्णन है। ठीक है, ऐसे सब याद रखो। उसके बाद हम देख रहे हैं चतुर्विद सूत्र है ना, 9295 तो सूत्र है यहाँ पर, बट ये सूत्र कौन बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसके अनुसार उसको हम 4 मेजर क्लासिफिकेशन करेंगे कि दैट इज चतुर्विद सूत्र। ओके, अब चतुर्विद सूत्र कौन कौन से? गुरु सूत्र जो गुरु द्वारा बोला गया, शिष्य सूत्र जो शिष्य द्वारा पूछा गया या बोला गया, प्रतिसंस्कर्ता प्रथम प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, ये संस्कर्ता कौन थे? चरक चरक। चरक तो यहाँ पर जो चरक बोलेंगे वो प्रतिसंस्कृत सूत्र एक ही है सूत्र। जैसे हमने देखा था भिक्षु आत्रेय, और भिक्षु आत्रेय ना उपदेष्टा थे, ना तंत्र करता थे, ना संस्कर्ता या प्रथम प्रतिसंस्कर्ता थे, वो थर्ड पर्सन थे है ना। तो एक ही है मत, कि किसी एक ही मत की इंडिविजुअल ओपिनियन है, अपना कोई मत नहीं है, कोई तीसरे का ओपिनियन है ना। तो दैट इज एक ही है सूत्र। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में कोई भी श्लोक दे देगा, अब वो अपने को ध्यान में रखना है भाई ये श्लोक किसने बोला था, ये श्लोक आत्रेय पुनर्वसु ने बोला था, अग्निवेश, या श्लोक मतलब सूत्र किसने बोला था, आत्रेय पुनर्वसु ने बोला था, अग्निवेश ने बोला था, या फिर कोई थर्ड पर्सन का मत था वहां पर। ठीक है, तो हम पहले शिष्य सूत्र से स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ना एतानी भगवान पंच कषाय शतानी पूर्यन्ते, यहाँ पर भगवान से बोल रहे हैं पुनर्वसु आत्रेय को कि हे सौम्य, हे भगवान, कि यहाँ पर 500 जो कषाय है वो पूरे नहीं हो रहे है ना। अब कैसे 500 कषाय पूरे नहीं हो रहे, कहां पर आ गया रेफरेंस, ये चरक सूत्र 4 का आ गया। चरक सूत्र 4 में षड विरचन शताश्रित अध्याय में स्टार्टिंग में बोलते वो कि क्या है, 5 क्या है अपने कषाय कल्पना है ना, कषाय की कल्पना कितनी है, 5 है। कषाय की योनि कितनी है, कषाय की 2 योनि कितनी है, 5 ही पांच है। है ना। कौन सा रस नहीं आएगा पांच कषाय की योनि में, लवण लवण रस नहीं आएगा। फिर बोलते हैं 50 क्या है, महाकषाय, 50 क्या है, महाकषाय, और हर एक महाकषाय में 10-10 द्रव्य है, तो इसके लिए कषाय कितने हो गए, 500 कषाय हो गए। ओके, तो ये स्टार्टिंग में बोल दिया आत्रेय पुनर्वसु ने, बट जब 50 महाकषाय बता दिए तो वहां पर अग्निवेश को डाउट आया, भाई 50 महाकषाय में 500 कषाय होने चाहिए, 500 तो हो नहीं रहे, क्यों, क्योंकि यष्टि मधु 11 बार आ गए, पिप्पली 9 बार आ गए, तो यहाँ पर 500 अलग अलग द्रव्य नहीं हुए, ऐसे इनका मतलब। तो यहाँ पर शिष्य सूत्र आत्रेय पुनर्वसु से अग्निवेश बोल रहे न इदानी भगवान पंच कषाय शतानी पूर्यन्ते, कि 500 कषाय तो पूरे नहीं हुए 50 महाकषाय में, क्योंकि सभी द्रव्य मतलब क्या हो गए, रिपीट हो गए करके है ना। तो यहाँ पर गुरु डेट इज आत्रेय पुनर्वसु क्या बोलते हैं, न एतद एवं बुद्धिमता दृष्टवम अग्निवेश, कि बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे डाउट नहीं आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। एको अयम ही अनेकाम संज्ञाम लभते कार्य अंतरानी कुर्बन, है ना। एक ही द्रव्य को अनेक संज्ञा मिलती है, मल्टीपल नाम मिलता है जब वो अलग अलग कार्य करता है। अब वी नो यष्टि मधु 11 बार आया है, यष्टि मधु जीवनीय महाकषाय में भी है, यष्टि मधु संधानीय महाकषाय में भी है, यष्टि मधु वर्ण्य महाकषाय में भी है, ऐसे 11 महाकषाय में। तो यष्टि मधु जब जीवनीय कर्म कर रहा है तो उसको जीवनीय बोल रहे हैं, जब संधानीय कर्म कर रहा है तो उसको संधानीय बोल रहे हैं, जब वर्ण्य कर्म कर रहा है तो वर्ण्य बोल रहे हैं। तो बोले एक ही द्रव्य के अलग अलग कर्म की वजह से अलग अलग संज्ञा प्राप्त होती है, तो इसके लिए वो 500 कषाय हो गए। यष्टि मधु 11 बार आ गए तो उसको एक बार मत काउंट करो, वो 11 बार अलग अलग जगह काम कर रहा है, अलग अलग कर्म कर रहा है, तो उसको 11 करके काउंट करो, तब 500 कषाय हो गए है ना। पिपली कितने बार आ जाता है, 9 बार आ जाता है, ये सब हम देखते हैं चरक सूत्र 4 में देखते हैं है ना। तो कभी आ गया ना एतानी भगवान पंच कषाय शतानी पूर्यन्ते, तो अब बोलेंगे शिष्य सूत्र है ना एतदपम बुद्धिमता दर्शनम अग्निवेश, एको अहम ही अनेकाम संज्ञा लभते कार्य अंतरानी कुर्बन, ये किन्होंने कहा है, तो ये गुरु सूत्र है, आत्रेय पुनर्वसु बोल रहे हैं यहाँ पर।
ओके। प्रतिसंस्कृता सूत्र, ये चरक संहिता। चरक बोलेंगे तम उवाच भगवान आत्रेय, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था, है ना। ये तो प्रतिसंस्कृता है। ये तो आत्रेय पुनर्वसु और अग्निवेश के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसको लिख रही है ना। तो वो बोल रहे आत्रेय पुनर्वसु ने ऐसा कहा था। तो अग्निवेश तो नहीं बोलेंगे ना, अग्निवेश तो लिख रहे थे, वो थोड़ी बोलेंगे आत्रेय पुनर्वसु ने ऐसा कहा था। तो ये चरक बोल रहे हैं तम उवाच भगवान आत्रेय। एक ही सूत्र, आत्मजः पुरुषो रोगाश्च आत्मजः कारणमीसा। बोले पुरुष और रोग की उत्पत्ति में कारण क्या है, तो आत्मा है ना। तो यह दैट इज आत्मवाद। ओके। तो ये कहां पर आ गया, तो ये आ गया अपने चरक सूत्र 25 का रेफरेंस। ओके। दैट इज यज्ञ पुरुष अध्याय का रेफरेंस, जहां पर हम देख रहे थे कि राशि पुरुष और रोग की उत्पत्ति में कारण क्या है। जिसे भिक्षु आत्रे ने कालवाद दिया था, तो वैसे यहाँ पर कौन सा वाद है, आत्मवाद। किन्होंने दिया आत्मवाद, बोलो कोई तो। मौद्गल्य पा या मौद्गल्य पारीक्षी, है ना। तो ये मौद्गल्य पारीक्षी कौन थे, ये थर्ड पर्सन थे। इनका इंडिविजुअल ओपिनियन था, ये एक ही मत था, है ना। ना ये चरक थे, ना मतलब आत्रेय पुनर्वसु थे, ना ये अग्निवेश थे। आत्रेय पुनर्वसु वॉस गुरु, अग्निवेश वॉस शिष्य, चरक वॉस प्रतिसंस्कृता, मौद्गल्य पारीक्षी, भिक्षु आत्रेय, ये सब थर्ड पर्सन थे, है ना। तो इनका जो भी मत आएगा वो एक ही सूत्र में चले जाएगा। तो यहाँ पर मौद्गल्य पारीक्षी का मत था कि पुरुष और रोग की उत्पत्ति में कारण क्या है, आत्मा है करके, तो आत्मवाद ये मानने वाले कौन, मौद्गल्य पारीक्षी। उसके बाद हम देख रहे अनुबंध चतुष्टय, कि ये ग्रंथ की रचना कैसे की गई है करके। तो वहां पर हम देखते हैं अनुबंध चतुष्टय में अभिधेय, प्रयोजन और संबंध अधिकारी के बारे में वर्णन है। अभिधेय मतलब क्या, कि क्या लिखा गया है इस ग्रंथ में। ओके। प्रयोजन, क्यों लिखा गया है। संबंध, कैसे लिखा गया है। और अधिकारी, किसके लिए लिखा गया है, कि मतलब कौन इसका अध्ययन कर सकता है ना। तो अभी भी नो चरक संहिता इज चिकित्सा प्रधान ग्रंथ। तो वहां पर क्या लिखा गया है, स्कंदत्रय। स्कंदत्रय मतलब क्या, एनीवन। हेतु दोष द्रव्य। या तो दोष हेतु द्रव्य। दोष और द्रव्य, है ना। जब हम त्रिस्कंद देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं हेतु लिंग औषध। स्कंद त्रय में क्या है, हेतु दोष द्रव्य। तो यहाँ पर रोगों के हेतु, कौन से दोष की प्रकृति मतलब ये हुआ है, प्रकोप वगैरह हुआ है, और वहां पर आप कौन सा द्रव्य यूज करोगे, मतलब क्या चिकित्सा करोगे, तो डेट इज स्कंद त्रय, है ना। तो चरक संहिता में मेजर किसके बारे में वर्णन है, तो स्कंद त्रय के बारे में वर्णन है। अभिधेय क्या है, कि क्या लिखा गया है, तो हेतु दोष द्रव्य के बारे में लिखा गया है। प्रयोजन, क्यों लिखा गया है, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र से प्रयोजन, है ना। कि ये जो तंत्र है दैट इज अग्निवेश तंत्र, जिसको चरक भाष्य चरक ने मतलब जिसके ऊपर भाष्य लिखा, प्रतिसंस्कृत किया, संस्करण किया। तो ये तंत्र का प्रयोजन क्या है, धातु साम्य क्रिया, धातु को सम अवस्था में लेके आना, है ना। तो उसके लिए हम देखते ही है। तो तंत्र का प्रयोजन कहाँ पर आ जाता है, चरक सूत्र 1 पे आ जाता है, अग्निवेश तंत्र का प्रयोजन, ये तंत्र का प्रयोजन। जब आयुर्वेद का प्रयोजन की बात होती है तो वो चरक संहिता में कहां पर आता है, तो चरक सूत्र 30 में आता है, ध्यान रखना। जो हम बचपन से श्लोक रट्टा मारते हैं ना, क्या रट्टा मारते हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन स्वास्थ्य क्या है, शिक्षा। या स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। ये अपने को कहां पर मिलेगा, तो ये चरक सूत्र 30 में मिलेगा, है ना। चरक सूत्र 1 में क्या मिलता है अपने को, तंत्र का प्रयोजन मिलता है। अग्निवेश तंत्र क्यों लिखा गया, है ना। तो धातु साम्य क्रिया, धातु को सम अवस्था में लेके आने की जो क्रिया है उसका वर्णन किधर है, तो अपने अग्निवेश तंत्र में। तो ये प्रयोजन किसका, तंत्र का प्रयोजन। संबंध, वाच्य वाचक लक्षण, खाली रीड कर लो, नॉट इंपॉर्टेंट, ग्रामर वगैरह की बात है वहां पर। अधिकारी, किसके लिए लिखा गया है, कि मतलब शास्त्र अध्ययन योग्य है, ये शास्त्र का अध्ययन कौन कर पाएगा, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये कर्म के अनुसार है, ये आजकल की जाति वर्ण के अनुसार नहीं है, ये पहले जो अपने अपने कर्म होते थे उनके अनुसार है। तो यहाँ पर कास्टिज्म की कोई बात नहीं है, यहाँ पर मतलब उनके कर्म के अनुसार बोला है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये अधिकारी है आयुर्वेद का अध्ययन, या फिर वी कैन से चरक संहिता के अध्ययन के, है ना। तो यहाँ पर क्यों लिखा, क्या लिखा गया है, तो स्कंद त्रय के बारे में क्यों लिखा गया है, धातु को समावस्था में लेके आने के लिए। कैसे लिखा गया है, तो वाच्य वाचक रूप में। और किसके लिए लिखा गया है, कि शास्त्र अध्ययन के योग्य कौन है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं सप्त चतुष्क, कि चरक सूत्र के जो 30 अध्याय उसको 4 चैप्टर्स के 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो डेट इज सप्त चतुष्क, सूत्र स्थान के 1 से 28 अध्याय। बाकी 2 अध्याय बच गए, 30 अध्याय। तो इनको हम बोलेंगे क्या, तो संग्रह द्वय।
जहां पर कलेक्शन से, है ना। 29 चैप्टर का नाम क्या है, एनीवन? दश प्राणायतनी अध्याय, है ना। दश प्राणायतनी अध्याय में अर्थ संग्रह की जो भी टॉपिक्स है उसका कलेक्शन है ना। चरक सूत्र 30 का नाम क्या है? अर्थे दश महामूल्य अध्याय। वहां पर किसका संग्रह है? अध्याय का संग्रह है। तो चरक सूत्र 29 में अर्थ का संग्रह है, चरक सूत्र 30 में अध्याय का संग्रह है। तो ये दो चैप्टर को हम क्या बोलते हैं? संग्रहद्वय, कि जहां पर संग्रह है। याद रखो, संग्रहद्वय, संग्रह अध्याय कितने हैं? दो। चरक सूत्र 29 दश प्राणायतनी अध्याय में अर्थ का संग्रह है, टॉपिक्स का संग्रह है। और 30वां अध्याय जो अर्थ दश महामूल्य अध्याय, वहां पर अध्याय का संग्रह है, कि कौन कौन से स्थान में कितने कितने अध्याय, कौन से अध्याय, तो वो किधर बताए गए? चरक सूत्र 30 में। तो स्टार्टिंग के जो 28 चैप्टर्स है उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो डेट इज चतुष्क, सप्त चतुष्क। कैसे याद रखेंगे? अपना निमोनिक होगा BSN क्रिया, B से भेषज, S से स्वस्थ, N से निर्देश, K से कल्पना, R से रोग, Y से योजना, और A से क्या? अन्नपान। BSNL सोच लो कि जो काम नहीं करते, तो BSN क्रिया, है ना। भेषज, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना और अन्नपान। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में दे देंगे 30 त्रेष्णी अध्याय कौन से चतुष्क का है? बोलो। पहले तो 30 त्रेष्णी अध्याय का नंबर याद करो कि क्या नंबर है? 11 11। तो 11 कहाँ पर आएगा? तो 9 और 12 के बीच में आ रहा है। निर्देश तो इसके लिए 30 त्रेष्णी अध्याय निर्देश चतुष्क का वी कैन से उसमें मतलब समावेश होगा। ओके, मेरे को बता, तस्य अशीति अध्याय कौन से चतुष्क में आएगा? तस्य अशीति अध्याय स्वस्थ स्वास्थ्य चतुष्क। स्वस्थ चतुष्क। तस्य अशीति अध्याय का नंबर क्या है? 6 छठा, है ना। तो इसके लिए स्वस्थ चतुष्क में आएगा। ओके, विधि शोणित अध्याय कौन से चतुष्क में आएगा? विधि शोणित हम नंबर बताओ। विधि शोणित का नंबर क्या है? 24 24। तो कौन से चतुष्क में आएगा? योजना चतुष्क में योजना आएगा। चतुष्क। अब जो सेकंड प्रोफ वाले जो अभी अभी बच्चा है वो ये नहीं सोचना भाई ये तो मतलब फटाफट चल रहा है करके। ये कोई फटाफट नहीं चल रहा है। ये सब चैप्टर्स के नाम आप आगे जाकर याद करोगे, अब जस्ट पूछ रहा हूँ मैं। तो इसके लिए चैप्टर्स के नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं कि मतलब संदर्पणी अध्याय का वर्णन कहाँ पर, मतलब कौन से चतुष्क में, विधि शोभित का किधर है ना, तस्य शीते किधर है, मात्र शीते किधर है, ऐसे आ जाते हैं। तो यहाँ पर चतुष्क का सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, कि बेशक, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना और अन्नपान। और लास्ट के दो बज गए, तो ये अपने कौन से हैं? तो संग्रह द्वय, संग्रह अध्याय। 29वें अध्याय में अर्थ का संग्रह और 30वें अध्याय में अध्याय का संग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर हम चरक संहिता का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट यू कैन आस्क। अगर ये पूछ लिया कि चरक संहिता का प्रतिसंस्करण किसने किया, क्या बोलोगे? चरक संहिता का प्रतिसंस्करण किसने किया? बराबर ने किया, है ना। अग्निवेश तंत्र ने चरक का प्रतिसंस्करण किया था, ध्यान में रखना। अग्निवेश तंत्र ने रिवीजन किसका किया? तो चरक का किया। एडिटिंग और रिवीजन किसका किया? तो अग्निवेश तंत्र का एडिटिंग और रिवीजन किसने किया? तो चरक ने किया। तो चरक अग्निवेश तंत्र के संस्कर्ता या प्रतिसंस्कर्ता थे। जब एक बार चरक संहिता बन गई, तो चरक संहिता का प्रतिसंस्करण किसने किया? तो दृढ़बल ने किया। कैसे दृढ़बल ने उसको एडिट रिवाइज किया? 41 अध्याय जो गायब हो गए थे वो उन्होंने उसका संपूर्ण किया, है ना। तो इसके लिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि अगर पूछा चरक संहिता का प्रतिसंस्करण किसने किया, तो आप बोलोगे दृढ़बल। अगर पूछा अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्करण किसने किया, तो वहां पर आप बोलोगे चरक ने। प्रथम प्रतिसंस्कर्ता, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता, और फिर बाद में ये संपूर्ण करता वगैरह, ये सब हमने देख लिया। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता, संपूर्ण करता एक ही है, दृढ़बल। प्रथम प्रतिसंस्कर्ता, संस्कर्ता और भाष्यकार कौन है? तो वो अपने चरक है, ठीक है। ऐसे करके अपने को ध्यान रखना है। कोई डाउट?